स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को जो मैं अभी बात करने वाला हूँ ये चीज जानना बहुत जरूरी है। रील्स, इंस्टाग्राम रील्स जो पहले टिकटॉक आया था उस पर जो रील्स बनती थी, लोग एकदम पागल से हो चुके थे। टिकटॉक पर लगातार लोग ऐसे ऐसे कंटेंट डाला करते थे जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया, और बंद करने की एक और वजह थी। दरअसल यहाँ पर जो टिकटॉक के काम करने का तरीका था वो बहुत ही अजीब तरह का तरीका था। जब वो चाइना और ऐसी लोगों में अपनी वीडियोस दिखाता था जिसमें जो उनके रिलेशंस हैं वो बड़े ही ज्यादा फ्रेंडली वगैरह हैं, तो वहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, ये इन चीजों का बहुत बड़ा एक बूस्ट होता है। और ऐसे देश जिसमें उसका संबंध ही अच्छा नहीं होता था वो कुछ देशों को कब्जा करना चाहता था। तो ऐसे देशों में चाइना की जो ये कंपनी थी टिकटॉक, इन नाच गानों को, ये अश्लीलता वीडियोस को, इन चीजों से भरा जा रहा था। अब यहाँ पर जो क्रिएटर था वो बेचारा क्या करता, जो क्रिएटर है उसके व्यूज नहीं आ रहे तो वो धीरे धीरे अपनी अश्लीलता पर आ रहा था, क्योंकि उसे अपना एक नाम चाहिए, उसे अपने फॉलोवर्स बनाने हैं, वहीं से ही उसको अपनी इनकम चाहिए, चाहे वो टिकटॉक के जरिए हो या फिर टिकटॉक के जरिए ही स्पॉन्सरशिप के तौर पर हो। बस उसे सिर्फ पैसा चाहिए, उसे इस चीज से मतलब होता है। वो अश्लीलता वगैरह ये सारी चीजें नहीं देखते, और इसी वजह से इस टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया था। अब जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशंस आई, लेकिन जो यहाँ पर एक अलग तरीके से एक एप्लीकेशन जो ट्रेंड में आई थी वो यही टिकटॉक ही थी। उसके बाद अब यहाँ पर आई यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब पर बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, उस पर आप ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो इसीलिए ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स है यहाँ पर आपको ऐसी चीजें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर दो ऐप और बचे, दो क्या अब ये एक ही ऐप हो चुका है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर रील देखते होंगे। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इनका एक आंकड़ा बता देता हूँ। जो इंस्टाग्राम का 1 साल का आंकड़ा है, ये रील्स का आंकड़ा जो इनकी इनकम्स वगैरह है वो 45,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि 45,000 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर 1 साल का है। 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली तरीके से रील बनाते हैं। वैसे तो और भी है, न जाने पता नहीं कितने लोग हैं जो रील्स बनाते हैं, लेकिन 8 करोड़ ऐसे हैं जिनको आप प्रोफेशनली रीलर कह सकते हैं, जो कि एक बढ़िया तरीके से सेटअप करते हैं और बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स यानी कि रील्स दिखाते हैं। वो रील्स बनाते हैं और उन्हीं रील्स से उनकी जिंदगी, उनकी पॉकेट खर्च, ये सारा कुछ निकलता है। और यहाँ पर लगभग ऑल टाइम की बात करें, कोई इन रील्स को देखता है, कोई बहुत कम देखता है, कोई सारा दिन इन रील्स में ही पड़ा रहता है। लेकिन एक एवरेज अगर हम निकालें तो पूरे इंडिया का हर एक आदमी 24 घंटों में से 40 से 45 मिनट जरूर रील्स पर देता है। तो अब आप ये सोच कर देखिए कि हमारी जिंदगी में रील्स कितनी ज्यादा एक तो पॉपुलर हो चुकी है और ये दिमाग पर हावी भी बहुत करती है। इसी चक्कर में वायरल होने के लिए लोग कई अलग अलग तरह के स्टंट्स करते हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने जिस्म को दिखाकर व्यूज पाती हैं, फॉलोवर्स पाती हैं, और उसी पर उन्हें कई बार स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है जिससे वो पैसा कमाती हैं। इसी वजह से कई लोग ऐसा करते हैं और बाद में उनकी बदनामी भी खूब होती है। और आज की स्टोरी जो है वो ऐसी ही एक औरत की कहानी है जो एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके बाद उसे रील का ऐसा नशा चढ़ा कि वो एक ऐसा क्राइम सीन रच देती है। जी हाँ, इन रील्स के चक्कर में ही एक बहुत गजब तरीके से क्राइम सीन को रच देती है। जो उसने बहुत सारे काम किए, उसके बाद अचानक उसे प्यार हो गया, प्यार हो जाने के बाद उसकी शादी भी हो गई, फिर एंड में एक मर्डर हो जाता है। जो उसके फॉलोवर्स थे, जो उसे चाहते थे, धीरे धीरे अब यहाँ वो लोग ही, उसके फॉलोवर्स ही उसे भर भर के गालियां लिखने लगे थे। क्या है ये पूरी स्टोरी? आखिरकार रील्स की दुनिया में जब इस लड़की ने कदम रखा, फिर इसके साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसने डायरेक्ट एक मर्डर ही कर डाला। जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोगों के इस स्टोरी को देख लेने के बाद जो भी थॉट्स होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों का बेसब्री से कमेंट बॉक्स में वेट करता रहता हूं, तो जरूर आप कमेंट करिएगा, और साथ में कमेंट के साथ पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक शाउट आउट मिलने वाला है। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, और उसी समस्तीपुर में एक गांव लगता है नरहनपुर गांव, और मैं बात कर रहा हूं साल 2014-15 की, या फिर उसके आसपास की ही बात कर रहा हूं। नरहनपुर गांव में एक 16-17 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम है महेश्वर।
बेहद वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कहीं मेहनत मजदूरी किया करता था और ऐसे ही अपने परिवार वालों का पेट पाला करता था। ज्यादा उसके पास रोजगार नहीं था, ज्यादा भी उसकी कमाई नहीं होती थी। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जब वो काम करने के लिए जाया करता था तो साल 2016 में वो पहुंच जाता है बेगूसराय में। और इसी बेगूसराय में काम करते करते वो फेरी लगाते लगाते एक गांव है फफोटा गांव, ये फफोटा गांव में पहुंच जाता है। फफोटा गांव में कुछ दिन रुका, रुकने के दौरान वहीं पर काम करता है, फेरी वगैरह लगाता है। और इसी फेरी लगाने के दौरान जब वो घर घर जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ हो जाती है जिसका नाम है रानी भारती। उसकी भी जो उम्र थी वो करीबन यही 15-16 साल के आसपास की थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद इन दोनों की आंखें जब एक दूसरे से टकराई तो दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगे थे। बहरहाल यहाँ पर ये लड़का फेरी लगाने के लिए गया था, वो एक दूसरे गाँव में गया हुआ था। तो ऐसे ही 5-7 दिन उसने जब फेरी लगाई तो उसके बाद ये वहां से दूसरे गांव चला गया। लड़की भी अपने काम में बिजी हो गई, अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई। लेकिन जब महेश्वर उस गांव से गया तो जाने के बाद उसके दिमाग में एक चीज घर कर चुकी थी कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है, मैं उसे बुला ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने से उस लड़की की शक्ल ही नहीं हट रही। तो उसने ये सारी बातें अपने दोस्त के साथ की। तो दोस्त उसके बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, तो वो कहते हैं ठीक है 1-2 गांव और घूम लेते हैं, उसके बाद फिर उसी गांव में चलते हैं। यहाँ पर एक शर्त पर हम उस गांव में चलेंगे कि तुम उस लड़की से बात करोगे और उससे कम से कम अपना नंबर तो जरूर शेयर कर लोगे। लड़के ने कहा चलो ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसके साथ बात करूंगा और नंबर एक्सचेंज कर लूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक ये लोग इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद वापस ये फफोटा गांव पहुंच जाते हैं। फिर से रानी भारती के घर पर जाते हैं। मौका देखते हैं कि रानी की जो माँ है वो घर के अंदर है या नहीं, या कहीं बिजी है या नहीं। जैसे ही उस लड़के को मौका मिला वो उसने रानी के साथ बातचीत की और उसका नंबर ले लिया, उसे भी अपना नंबर दे दिया, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर चुके थे। रानी भारती भी यहाँ उसके साथ बात करने में बहुत इंटरेस्टेड थी। जैसा ये लड़का फील कर रहा था उस लड़की को लेकर, वैसे ही वो लड़की इस लड़के के लिए भी फील कर रही थी। उसके बाद ये जो महेश्वर था ये अपने घर आ जाता है, दूसरी जगहों पर काम पर जाने लगा। काम तो वो छोड़ नहीं सकता था, पहले से ही वो बहुत गरीब फैमिली से था, तो काम काज करना, खाना पीना, अपना पेट पालना, घर वालों का साथ में ध्यान रखना, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए उसका घूमना फिरना ये होता रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों की बात फोन पर शुरू हो चुकी थी। बातचीत जब शुरू हुई, दोनों को एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का बात करने का रवैया, चाल चलन तरीका इन दोनों को भा चुका था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। नई नई इनकी अभी शुरुआत हो रही थी, टीनेज से अपर जा रहे थे। धीरे धीरे इनकी लाइफ बढ़ रही थी, कमाने में ये लड़का लगा हुआ था, वो लड़की भी कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अपना घर का कामकाज ही संभाल रही थी। दोनों को एक दूसरे से एकदम शिद्दत वाला प्यार हो चुका था। एक दूसरे से ये प्यार की कस्में खाने लगे थे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। ऐसे ही लगातार साल गुजरते रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे ही गुजरे, इन दोनों को लगा कि अब एक दूसरे को हम बहुत ज्यादा जान पहचान चुके हैं, एक दूसरे को परख चुके हैं, अच्छी खासी हमारे बीच बातचीत हो चुकी है, एक बॉन्डिंग लेवल जो होता है वो बन चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना अब एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए। महेश्वर को भी ये बात समझ में आ चुकी थी, रानी भारती को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। तो उसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अपने अपने घर पे दोनों बातचीत करते हैं। इत्तेफाक से दोनों के परिवार वाले रेडी हो चुके थे इन दोनों की शादी करवाने के लिए। महेश्वर ना तो पढ़ने लिखने में अच्छा था, जैसे जैसे करके उसकी अब शादी करनी थी। इधर रानी भी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसके भी अच्छे रिश्ते मिलने मुश्किल थे। तो जब माँ बाप को, दोनों के माँ बाप को पता चला तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक ठाक परिवार है, एक दूसरे के बिल्कुल लेवल के हैं, मैच खाते हैं, तो शादी कर देनी चाहिए। कौन जाएगा, मेहनत मशक्कत करेगा, बाद में रिश्ते ढूंढेगा। सबसे बड़ी बात है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये दोनों लाइफ अपनी बहुत बढ़िया जिएंगे। इसके बाद साल 2017 था, पता नहीं 18 था, ये कंफर्म नहीं हुआ, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद ये जो रानी भारती थी ये आ जाती है नरहन गांव, समस्तीपुर जिले में। उसके बाद शादीशुदा इसकी जिंदगी अब आगे चलने लगी। इधर जब इन दोनों की शादी हुई, शादी हो जाने के बाद चीजें एकदम नॉर्मल थी। कहीं मजदूरी करके खाना पीना, अपना गुजारा करना, महेश्वर ये सारा कुछ किया करता था। अब बीवी है यहाँ पर, इसकी बीवी भी आ चुकी है, तो उसका भी अब उसे ध्यान रखना होता था।
अब उसे ये लगता था कि मुझे परमानेंट कोई जॉब चाहिए जिससे मैं अपने परिवार वालों का, माँ बाप का, अपनी बीवी का, आगे बच्चे भी होंगे, तो इन सब के लिए मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ सोचना होगा। इधर बीवी को बहुत ज्यादा प्यार भी किया करता था, हर एक उसकी इच्छा को पूरा करना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। अब वो ये कैसे करेगा? अब उसे ना तो रोजगार ढंग का मिल रहा था, ना ही वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो बढ़िया सी एक सरकारी जॉब ढूंढे या फिर कोई प्राइवेट जॉब ही, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना ही वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता था। तो आखिरकार वो करे क्या? फिर इन दोनों मियां बीबी के बीच में आपस में बातचीत चली कि तुम कहीं बाहर चले जाओ और बाहर जाने के बाद एक बढ़िया सी नौकरी करो, वहां से खूब पैसा कमाओ। महेश्वर को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि आने वाले टाइम में बच्चे भी होंगे तो उनके लिए भी पहले से ही मुझे कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी, तो इसीलिए मुझे जॉब करने के लिए बाहर जाना ही होगा। शादी के 3 साल बाद जो महेश्वर है वो कोलकाता चला जाता है अपने भाई रूबल के पास। अब कोलकाता में रहकर दोनों भाई अब काम करने लगे थे। जो कुछ पैसे मिलते थे उस पैसे से अपने बीवी को पैसे भेजता था, अपने माँ बाप को भी पैसे भेजा करता था। परिवार की इनकी जिंदगी अब थोड़े से लेवल पर आ रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा। बीवी भी यहाँ एकदम खुश थी, परिवार वाले भी खुश थे। जब इधर महेश्वर कोलकाता चला गया तो जाने के बाद बीवी की जो जिंदगी थी वो क्या करे? सुबह उठे, अपना नहाए धोए, खाना पानी का इंतजाम करे, बनाए, अपने सास ससुर को भी दे, और उसके बाद वो क्या करे? 10 बजे तक ये सारा कुछ हो जाता था। उसके बाद वो क्या करे? सास ससुर आराम करते थे। अब रानी यहाँ पर क्या करेगी? रानी बिल्कुल अकेली, परेशान, उसका टाइम कट नहीं रहा। इधर महेश्वर अपने काम में बिजी है तो उससे लगातार बात भी नहीं कर सकती। तो इसी दौरान इसने फोन लिया। फोन पे इसने अपना सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस इंस्टॉल की, जैसे कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस टाइम पर टिकटॉक वगैरह भी मौजूद था, तो उसको भी ये देखने लगी थी। देखने के दौरान ये घंटों घंटों तक रील्स देखा करती थी। कुछ दिनों तक जब इसने रील्स देखी तब इसे लगा कि ये जो औरतें हैं, ये महिलाएं हैं, ये गरीब फैमिली से आती थी और ये आज इतनी मॉडर्न, फैशनेबल हो चुकी हैं। रील बनाने के बाद इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स, व्यूज वगैरह आ रहे हैं, ये कमाई कर रही हैं। अगर मैं रील बनाऊं तो मैं भी फॉलोवर अपने गेन कर लूंगी, मुझे भी ठीक ठाक पैसा आने लग जाएगा। खाली रहती हूँ, कोई कामकाज भी नहीं है। तो ये चीज साल 2020 में इसने ये सोचा। सोचने के बाद इसने फिर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद ये रील्स बनानी शुरू कर देती है। अब ये रील्स बना रही है, बनाने के बाद अपलोड कर रही है। हर रोज 1, 2, 3 रील्स अपलोड कर रही है सोशल मीडिया पर, टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। लेकिन बदकिस्मती से इसकी रील्स के जरिए इसे कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, ना ही इसके रील्स को कोई पसंद कर रहा था। इसके रील्स पर व्यूज ही नहीं आ रहे थे। ये लगातार ऐसे ही मेहनत कर रही है, लगातार रील्स डाल रही है, लेकिन इसको कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब ये परेशान हो चुकी थी कि आमतौर पर लगभग लोग रील्स डाल रहे हैं, सबकी वायरल हो रही है, मेरी वायरल क्यों नहीं हो रही? मैं यहाँ पर क्या करूं? इधर ही रील्स बनाने के चक्कर में जब इसके व्यूज नहीं आ रहे थे, लगातार ये मेहनत कर रही थी, तो ये थोड़ी सी सोच में डिप्रेशन में जाने लगी। तो कहीं ना कहीं घर वालों से भी इसके लड़ाई झगड़े, थोड़ी बहुत टकरार शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये एक रील डाल रही है, व्यूज नहीं आ रहे, ये दोबारा रील को शूट कर रही है, तो फिर दोबारा अपलोड कर रही है। सास ससुर ने भी इसकी इस बात का विरोध किया कि तुम हर रोज इतनी रील बना रही हो तो घर के काम में ही क्यों नहीं तुम बिजी हो जाती। बहरहाल यहाँ पर एक तरह से इसे रील का नशा चढ़ चुका था। लगातार इसने 1.5 साल पूरी मेहनत की, लगातार इसने रील्स डाली। इसके फॉलोअर्स शायद 1000 तक भी नहीं पहुंचे थे। ये एकदम परेशान रहने लगी थी, रील्स डाल रही थी लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन इसी दौरान जब ये रील्स को स्क्रॉल कर रही है और ये देख रही है इसे पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही, जब ये लोगों की रील्स को स्क्रॉलिंग पर स्क्रॉलिंग करी जा रही है, तब इसने देखा कि लड़कियां वही वायरल हो रही हैं जिनके पास या तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, या बहुत ज्यादा एक्टिंग है, या फिर वो कुछ उभरता हुआ यानी कि अश्लीलता वगैरह, अपने जिस्म को इधर उधर से दिखाना, ये सारी चीजें कर रही हैं, वही रील्स वायरल हो रही हैं। अब ये चीज जब इसने देखी तो इसे खूब पता था कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसे कोई एक्टिंग नहीं आती, इसे कोई बढ़िया डांस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह नहीं आते। तो इसने अपना ट्रेंड बदला और इसने अपनी अश्लीलता दिखानी शुरू कर दी। कभी ऊपर से अपना जिस्म दिखाती, कभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील्स बनाने लगती। लगातार ये अश्लील गानों पे अश्लील एक्टिंग करने लगी, डांस करने लगी। तो इसने जब रील्स डालना शुरू किया तब इसके लगातार व्यूज बढ़ने लगे थे। टिकटॉक पर इसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो चुके थे।
टाइम के साथ साथ इसे थोड़े बहुत पैसे भी अब आने लगे थे, इसे स्पॉन्सरशिप्स आने लगी थी और देखते ही देखते साल 2024 आ चुका था। इधर जब साल 2024 आया, जो टिकटॉक था वो तो बैन हो चुका था, अकाउंट सबके डिलीट हो चुके थे। जो यहाँ इंस्टाग्राम है, इसकी इंस्टाग्राम आईडी मुझे ये पता चली कि सुशांत 699 के ऐसे ही कुछ इसकी आईडी है और उसके रील्स भी अच्छी जा रही थी। तो इसकी रील्स पे उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे व्यूज जा रहे थे। 10,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो चुके थे। तो साल 2024 में एक दिन इसका पति कोलकाता से वापिस आ जाता है। जैसे ही ये रील्स डाल रही थी, ये सारा कुछ कर रही थी, साल 2023 की एंड में इसका पति वापस आ गया था। और जब पति वापस आया, आने के बाद जब इसने अपनी पत्नी की यानी कि रानी भारती की रील्स को देखा, तो देखने के बाद उसे ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि शायद जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करके अपने घर लेकर आया था, वो लड़की अब वो रही ही नहीं। लगातार ये अश्लीलता सोशल मीडिया पर परोस रही है कि आओ मेरे साथ ऐसा करो, आओ मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ बातचीत करो। ये सारी चीजें, हरकतें वो कर रही थी व्यूज वगैरह के लिए, ये सारा कुछ कर रही थी। इस दौरान इसने ये नोटिस किया ऐसे कुछ कई लड़के हैं जो इंस्टाग्राम पर बातचीत वगैरह भी करते हैं। तो इसके पास जैसे ही लड़कों के मैसेजेस आने लगे, ये हर एक का रिप्लाई करने लगी, लिटरली हर एक का रिप्लाई, किसी को भी ये नहीं छोड़ती थी। और जब साल 2023 के एंड में इसका पति आया, इसने ये सारी इसकी हरकतें देखी, तो इन दोनों का झगड़ा हो चुका था। साल 2024 तक भी इन दोनों का झगड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा। जो ये बीवी थी, ये अपने मायके चली गई थी। 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी 2024 आ चुके थे। 8 जनवरी 2024 को जो इसका भाई है महेश्वर का, वो सुबह फोन करता है अपने भाई को। जो रुदल है वो महेश्वर को कॉल करता है कोलकाता से। अब रुदल फोन करता है, महेश्वर का फोन लग ही नहीं रहा था। रुदल फिर शाम को अपने भाई को कॉल करता है और शाम को यहाँ महेश्वर का कोई फोन उठा लेता है। फोन उठाने के बाद वहां से जब रुदल हेलो बोलता है तो 6 या 7 सेकंड ऐसे ही फोन चलता है और उस फोन पर चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाजें आ रही थी। अब ये शब्द कोलकाता में बैठा भाई रुदल ये सारा कुछ सुन रहा था। उसके भाई को उसने फोन किया और फोन पर ऐसी रोने की, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। परेशान होने के बाद जब उसने अपने भाई महेश्वर को दोबारा कॉल किया तो इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। पहले फोन उठा नहीं और जब दोबारा कॉल किया तब चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाजें आ रही थी। जब उसने दोबारा उसी टाइम कॉल किया तब उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जो रुदल था इसने फौरन अपने माँ बाप को बताया कि जो महेश्वर है वो कहाँ है। उसके कॉल पर मैंने ऐसी ऐसी आवाजें सुनी हैं। उसके माँ बाप बताते हैं कि वो तो ससुराल गया हुआ है। फौरन रुदल कहता है कि आप जल्दी से भागकर तुरंत फफोटा गांव जाओ, उसके ससुराल जाओ, वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां जरूर हुई है। उसके माँ बाप बेचारे जो थे वो भागे भागे उसके ससुराल पहुंचे। पहुंचने के बाद जब वो चेक करते हैं तो वहां पर जो महेश्वर था वो मरा हुआ मिलता है। फौरन पुलिस वालों को कॉल किया जाता है। पुलिस वालों को कॉल कर देने के बाद पुलिस वाले तुरंत आते हैं, बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर आ चुका था कि पहले महेश्वर को बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया, उसके बाद उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया गया। तो जो कि ये ससुराल आया हुआ था तो यहाँ पर कोई कॉमन लिंक नहीं था। फौरन पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो ससुराल वालों के ऊपर घूमने लगी थी, यानी कि रानी भारती, रानी की बहन, उसके माँ बाप के ऊपर। फौरन पुलिस वाले रानी भारती को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में उसने शुरुआत में तो खूब मना किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। अब यहाँ सारे सबूत इसके ससुराल वालों की तरफ ही, रानी भारती की फैमिली की तरफ ही जा रहे थे। तब पुलिस वाले अपने जब अंदाज में आते हैं, जब रानी भारती से पूछताछ की जाती है तब रानी यहाँ पर टूट जाती है। और टूटने के बाद उसने जो कुछ भी कहा, सच में आजकल हर एक घर की, हर घर की कहानी बन चुकी है। खासकर ऐसे लोगों की जो जबरदस्ती सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स को गेन करना चाहते हैं, जो पॉपुलर होना चाहते हैं। दरअसल जब रानी के फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे तब उस दौरान उसने एक ट्रिक अपनाई थी और इसी ट्रिक अपनाने के दौरान कई लड़कों के साथ भी उसने वीडियो बनाने का सोचा था। कैसे भी करके बस मुझे फॉलोवर्स मिल जाएं, मेरी रील्स पर व्यूज आने लग जाएं। इसी दौरान अलग अलग लड़कों से इसकी बातचीत भी होने लगी। कई ऐसे थे जो इसकी रानी भारती की अश्लीलता देखकर आकर्षित हो चुके थे। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप किसी लड़के की कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें उसने लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लीलता खिंडा रखी है, आप एक जब उसकी वीडियो देख रहे होंगे, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे और लगातार पता नहीं ऐसी कितनी ही रील्स आप उसकी देख लेंगे। तो ये एक अट्रैक्शन ही होती है जो कि लड़की अपनी और लड़कों को खींचने की कोशिश करती है।
अब उसके बाद लगातार ये चीजें ऐसे ही चलती रही। इसकी जिंदगी में एक शहजाद नाम का लड़का आ जाता है। शहजाद से भी रानी भारती की बातचीत होने लगी। बातचीत जब आगे बढ़ी तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। शहजाद दिन भर बैठकर इसकी रील्स की तारीफ किया करता और इसको होप दिया करता था कि तुम्हारे फॉलोअर्स जल्द से जल्द मिलियन में पहुंच जाएंगे। और इत्तेफाक ये देखिए कि पिछले 10-15 दिनों से जो इसके व्यूज थे वो लगातार 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख यहां तक भी व्यूज पहुंच रहे थे। इससे पहले 10-15 दिन से पहले इसके ये व्यूज नहीं पहुंच रहे थे। तो शहजाद का इतना कहना हुआ यहां पर और लगातार ये मेहनत कर रही थी तो इसकी यहाँ अश्लीलता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ रानी भारती को यह लगने लगा कि शहजाद ही उसकी मदद कर रहा है, मेरे व्यूज वगैरह बढ़वाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब आ चुके थे। करीब आने के दौरान इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध तक बन चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। अब पति कोलकाता में रह रहा है और रानी भारती के शहजाद के साथ नाजायज संबंध बन चुके हैं। सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही हैं। ये पूरी अश्लीलता खिंडाकर रील्स बना रही है। रोक टोक इसके जब सास ससुर कर रहे थे तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और कई लड़कों से इसकी बातचीत चल रही थी। इसे इस अपनी पॉपुलैरिटी में लोगों के लड़कों के साथ, नए नए लड़कों के साथ बात करने में अश्लीलता, कभी इधर से कंधा दिखा दिया, कभी आगे से ब्रेस्ट थोड़ी सी दिखा दी, ये क्लीवेज दिखा दी, ये सारी चीजें करके ये अपने व्यूज को गेन कर रही थी। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ये अब लेने लगी थी। लेकिन ये सारी चीजें तब चौपट हो गई जब इसका पति वापस यहां आ चुका था। वापस आने के बाद जब इसने ये अपनी पत्नी की करतूतें देखी तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम ये सब बंद कर दो। तब यहां रानी भारती ने जब ये मना किया तो रानी को लगा अब उसका पति उसके ही रास्ते का एक कांटा बन रहा है। उसके बाद इसने शहजाद और अपने घर वालों से ये सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे महेश्वर मुझे ये काम करने से मना कर रहा है। घर वाले शहजाद इसके साथ हो चुके थे और कहते हैं कि तुम एक काम करो, अपने पति महेश्वर को ही अपने रास्ते से हटा दो। लेकिन कैसे? तो फिर 7 तारीख को जब इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद जो शहजाद था, शहजाद को रानी भारती ने इस बारे में बताया और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद 8 तारीख को रानी भारती तो अपने ससुराल चली गई थी और इधर से उसका पति महेश्वर भी ससुराल आ चुका था। रानी भारती ने पहले से ही शहजाद को कॉल करके अपने घर बुला लिया था। शहजाद, रानी, महेश्वर की दोनों सालियां यानी कि रानी भारती की दोनों बहनें, उसके माता पिता, अब ये सारे मिलके महेश्वर का मर्डर कर देते हैं। और उसी महेश्वर को जिसने 7 साल पहले इस रानी भारती को सिर्फ 1 रुपए और एक सिंदूर पर ही रानी भारती का हाथ थाम लिया था। दहेज का जहां पर इतना बोलबाला है, उसने कुछ भी दहेज नहीं लिया, सिर्फ 1 रुपया लिया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसे प्यार करते हुए अपने घर लेकर आ गया। और यहाँ पर इन लोगों ने ही महेश्वर के साथ ये सारा कुछ कर दिया था। किस लिए? सिर्फ एक वीडियोस प्लेटफॉर्म के लिए, रील्स बनाने के चक्कर में यहाँ एक बार फिर एक और घर बर्बाद हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर याद होगा एक ऐसी ही स्टोरी मैंने आपको कुछ टाइम पहले सुनाई थी जिसका नाम था मालती चौहान, जो बेहद पॉपुलर भी रह चुकी है। मालती चौहान भी अपने आप को सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा परोस चुकी थी कि सोशल मीडिया की जिंदगी और उसके घर की जिंदगी अब एक हो चुकी थी। उसके घर के सारे राज, हर एक चीज लोगों तक पहुंच रही थी। पब्लिक बड़ा एंजॉय कर रही थी। लोगों का काम ही एंजॉय करना है। आप सोशल मीडिया पर अगर अपने घर की कुछ भी बात शेयर कर रहे हैं तो लोग तो मजे लेकर देखेंगे। लोग तो भाई चटोरे हैं, उन्हें तो ऐसे ही तड़कती भड़कती चीजें चाहिए देखने के लिए। सच में ऐसी कहानियां सुनाते टाइम पर हमारा दिल दुख से भर जाता है। जब मैं खुद ऐसे दर्दनाक केसेस पढ़ता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि कैसे कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लोगों की हत्या कर सकता है। आज की ये कहानी सुनकर आप लोगों का भी दिल दुख से भरने वाला है। जब एक साधारण सा रिश्ता वासना में डूब जाता है तब वो रिश्ता किसी नशे की तरह इंसान के दिमाग पर छाने लगता है और तब ऐसे रिश्ते में उस इंसान को किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं होती
और ऐसा ही कुछ नागपुर के एक कारोबारी के साथ कुछ टाइम पहले हुआ था। यानी कि आज की जो स्टोरी है 2021 की है। आज की कहानी है महाराष्ट्र में नागपुर में रहने वाले आलोक मातुरकर की। आलोक के पिता सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर शहर आकर बस गए थे। उन्होंने नागपुर के 5 पौली इलाके में कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया था। आलोक उनका इकलौता बेटा था। उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। इस कारण वो अपने पिता के पुश्तैनी काम में लग चुका था। उसे कपड़े की सिलाई के अलावा कपड़े की अच्छी जानकारी भी थी। आलोक ने तो खुद के अच्छी खासी गारमेंट की दुकान खोली, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। आलोक का अपना एक छोटा सा और सुखी परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी थी जिसका नाम परी था और वो 14 साल की थी, और एक छोटा बेटा साहिल 11 साल का। उसकी पत्नी का नाम विजया था। वो अपने पति आलोक के साथ बहुत ही खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक चीज ने गड़बड़ कर दी जो कभी किसी के ध्यान में भी नहीं आई, और वो ये कि आलोक रंगीन मिजाज किस्म का इंसान था। दूसरी लड़कियों पर उसकी नजर रखना और काम के बहाने उनसे गंदी गंदी बातें करना, उनसे मजाक करना उनकी आदत बन चुकी थी। उसका काम ही ऐसा था कि उसका लड़कियों और औरतों से सीधे सीधे संबंध बन जाते थे। तो शादीशुदा औरतों और जवान लड़कियों को देख उसका मन जब तक वासना से भर ना जाता तब तक वो उन्हें ऐसे ही घूरता रहता था। घटना से 2 साल पहले की ये बात है। अधेड़ उम्र का आलोक मातुरकर नागपुर में जहां अपनी गारमेंट की दुकान चलाया करता था, उसके उसी दुकान से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर ही एक बोबड़े परिवार रहा करता था। बोबड़े परिवार से उसका गहरा रिश्ता बढ़ चुका था, क्योंकि वहीं उसका ससुराल भी था। बोबड़े परिवार में 60 साल के ससुर देवीदास बोबड़े थे, 55 साल की सास लक्ष्मीबाई और 22 साल की अविवाहित साली अमीशा बोबड़े, ये तीनों रहा करते थे। ससुर देवीदास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुरक्षा गार्ड की जॉब किया करते थे। देवीदास की बड़ी बेटी विजया से आलोक ने लव मैरिज की थी। उनके रिश्ते की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। विजया भी शादी से पहले अक्सर आलोक की दुकान पर आया जाया करती थी, और वहीं इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और फिर इन दोनों ने आपस में भागकर शादी कर ली। विजया और उसकी छोटी बहन अमीशा, इन दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। तो जब आलोक और विजया की शादी हुई तब उसकी बहन अमीशा बहुत छोटी थी, लेकिन इतने सालों में वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका शरीर जवानी से भरा हुआ था और उसे देखकर आलोक के मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। अपनी साली के साथ वो रातें रंगीन करने के सपने देख रहा था, और एक दिन उसे मौका भी मिला। साली का नशा उसके दिमाग पर लगातार चढ़ता जा रहा था। जब भी वो आलोक की दुकान पर आती तो आलोक हमेशा उसे ही देखता रहता। भरी दोपहरी का टाइम था। आलोक दुकान पर बिल्कुल अकेला था, और तभी अमीशा आलोक के दुकान के अंदर घुसते हुए बोली, क्यों जीजा जी, अब आप लेडीज का सामान भी बेचने लगे? तो आलोक मुस्कुराते हुए कहने लगा कि आपके लिए ही तो लाया हूँ। अमीशा नखरे से बोली, मेरे लिए? मतलब? तो आलोक ने ललचाते हुए ये कहा, मतलब ये कि अब तक मैं आपको कपड़े और ड्रेसेस दिया करता था, लेकिन अब से आपको अंडर गारमेंट्स के लिए किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ मैं ब्रांडेड आइटम लेकर आया हूँ, एकदम आपकी फिटिंग के। आलोक ने दुकान के एक कोने के ओर इशारा करते हुए कहा। उसी कोने में तरह तरह की मॉडलों की अंडर गारमेंट्स पहने हुए अदनंगी बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई थी। जीजा जी, ये सब बेचने के लिए आपको तो कोई सेल्स गर्ल रखनी पड़ेगी, अमीशा एकदम जट से बोली। लेकिन आलोक भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने कहा, सेल्स गर्ल क्यों? ग्राहक को मैं नहीं दिखा सकता क्या? अमीशा आगे बढ़ते हुए बोली, अच्छा चलो मैं ट्रायल ले लेती हूँ, मेरे लिए कुछ दिखाइए। तब उसकी बात सुनकर आलोक चुटकी लेते हुए बोला, तुम्हारा साइज तो मुझे पता है। फिर यहाँ अमीशा बोली कि बड़े बेशरम जीजा हो। ऐसा कहते हुए अमीशा वहाँ से जैसे मटकती हुई इस दुकान के अंदर आई थी, वैसे ही मटकती हुई तेज कदमों से दुकान से बाहर चली गई। आलोक देर तक जाते हुए उसके शरीर को देखता रहा। उसके साली के नखरे और उसकी बातें आलोक के लिए किसी ग्रीन सिग्नल की तरह थी। तो जब भी उसे मौका मिलता वो दुकान से सीधा ससुराल चला जाया करता था। अपनी साली के साथ हंसी मजाक करना, उसके साथ ऐसे ही टाइम बिताना, और उसकी सास को उसके अंदाज यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन ना चाहते हुए भी वो एकदम चुपचाप थी। और एक दिन अमीशा घर पर बिल्कुल अकेली थी। आलोक जब उनके घर चला गया तो ये पता चला उसके सास ससुर कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उस दिन मजाक मजाक में आलोक ने साली को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लिया। अमीशा ने उस दिन किसी तरह अपने आप को आलोक की बाहों से छुड़ा तो लिया, लेकिन जीजे के शरीर के स्पर्श से उसके अंदर भी अब करंट सा लग चुका था। और अब जल्द ही अमीशा ने अपने आप को
जीजा के हवाले कर दिया, यानी कि आलोक के हवाले। आलोक ने इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की हिदायत दी। लेकिन अब यहाँ आग दोनों तरफ लग चुकी थी। अमीषा भी अब एक बार सेक्स का स्वाद लगने पर अब बेचैन रहने लगी थी। दूसरी तरफ आलोक भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए मौके की तलाश में लगा रहता था। साली की सुंदरता और शारीरिक संबंध बनाना उसके दिमाग में एक तरह से हावी हो चुका था और फिर धीरे धीरे उन्होंने अनैतिक संबंध को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। जब अमीषा घर पर अकेली होती थी तो वो आलोक को बुला लेती थी और कभी कभी आलोक उसे अपनी दुकान पर ही बुला लिया करता था और ऐसे ही इनका रिश्ता लगातार बढ़ता जा रहा था। शायद इसी वजह से ये दोनों इन रिश्तों को ज्यादा दिनों तक अपने घर वालों से छुपा कर नहीं रख पाए। सबसे पहले आलोक की पत्नी विजया ने जीजा साली को अनैतिक संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था तो पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। उसने अपनी बहन अमीषा को भी ये समझाया। कुछ दिन शांत रहने के बाद ये दोनों फिर से अपनी मस्ती में डूबने लगे थे। वो कहते हैं ना, अगर शेर के दांतों में खून लग जाए तो वो खून का प्यासा हो जाता है। ये जीजा साली का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का अब बन चुका था। लेकिन जल्द ही इस बात की भनक अमीषा की माँ और उसके पिताजी को लग चुकी थी। इन दोनों ने अमीषा को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ में अपने दामाद आलोक मातुलकर को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की इस हरकत से उन्हें बहुत गहरा सदमा लग चुका था। उन्होंने अमीषा को अपनी रिश्तेदारी, समाज में बदनामी और उसकी बहन के घर की बर्बादी का वास्ता दिया और उसे प्यार से समझाया। माँ बाप के समझाने बुझाने के बाद अमीषा ने आलोक से दूरियां बना ली थी। ये बात जनवरी 2021 की थी। सर से पांव तक अमीषा की जो ये वासना से भरे आलोक को इसकी दूरियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो जितना अमीषा के पास जाने की कोशिश करता वो उतनी ही अब उससे दूर होती जा रही थी। तो एक बार मौका देखकर आलोक अपने ससुराल भी गया, लेकिन हर वक्त वहाँ पर सास ससुर में से कोई ना कोई मौजूद रहता था। उनके मौजूद रहने के कारण आलोक अमीषा से ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा था। वो अंदर ही अंदर झुलस रहा था। उसे अमीषा से बात करनी है, अमीषा से मिलने के लिए वो लगातार तड़पता जा रहा था। उसकी वासना में वो जैसे बेहोश सा होने लगा था। वो जब भी ससुराल जाया करता उसे बेटी और दामाद का रिश्ता ना खराब हो इस बारे में उसे नसीहत सुनने को मिलती थी। और कुछ दिनों बाद आलोक को इस बात की खबर मिली कि अमीषा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी जल्दी शादी कर देने वाले हैं। इस बात की जानकारी जब आलोक को लगी तब उसका खून खोलने लगा। उसके मन ही मन में उसने ये ठान लिया कि अगर अमीषा उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी उसे होने नहीं देगा। और इसी बात को लेकर आलोक अमीषा को फोन करके तरह तरह की धमकियां देने लगा था। अप्रैल 2021 का महीना, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और तब आलोक ने एकदम हद ही कर दी थी। एक दिन भरी दोपहर में मौका देखकर वो अपने ससुराल चला गया और घर के अंदर जाते ही उसने अमीषा के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो अपने इरादों में कामयाब होता उससे पहले ही वहां अमीषा के माँ बाप आ चुके थे। वो आलोक की हरकतों से एकदम परेशान हो चुके थे। तो इस बार उन्होंने आलोक को सिर्फ डांटा फटकारा ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ पास ही के पुलिस स्टेशन में एक फाइल भी दर्ज करवा दी थी। और पुलिस वालों ने पारिवारिक मामले को ध्यान में रखते हुए आलोक के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। पुलिस वालों ने उसे सिर्फ माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। लेकिन इस बात में उसे अंदर से जख्मी कर दिया था। एक तरफ आलोक अमीषा के साथ शारीरिक संबंध बनाने में पागल हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ मौके की ताक में रहते हुए वो अब बदले की भावना से भी भर चुका था। पुलिस में केस करने के बाद अमीषा के घर वालों को थोड़ी राहत महसूस होने लगी। उन्हें यह लगने लगा कि आलोक अब यहाँ थोड़ा सा शांत हो जाएगा। लेकिन जबकि पुलिस वालों की कार्रवाई और माफीनामे की वजह से आलोक के अंदर बदले की भावनाओं ने जन्म ले लिया था। अब उसे अपने ससुराल और अमीषा से बहुत नफरत होने लगी थी। और फिर एक दिन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए उसने एक खतरनाक प्लानिंग रची। आलोक ने अपने घर के लिए ऑनलाइन कुछ घरेलू सामान मंगवाया था और उस सामान में उसने कुछ लंबे और मटन काटने वाले चाकू भी मंगवाए थे। और फिर मौके का वो अब इंतजार कर रहा था। 23 जून की रात 10 बजे के करीब आलोक अपने ससुराल जा पहुंचा, जो कि इसके घर से सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर था। और उस टाइम पर अमीषा घर पर अकेली थी। पिताजी देवीदास तब नाइट ड्यूटी पर चले गए थे और माँ लक्ष्मीबाई पड़ोस में ही किसी कार्यक्रम में गई हुई थी। अमीषा अपने कमरे में बैठी अपनी किसी दोस्त के साथ मोबाइल पर चैट कर रही थी। अचानक कमरे में आलोक को आता देख वो एकदम चौंक गई और हड़बड़ाते हुए उसने पूछा, जीजाजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उतने वक्त में अमीषा ने किसी तरह
मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और मोबाइल को वैसे ही छोड़ दिया। तब उस मोबाइल में इन दोनों में जो भी बातचीत हुई वो भी रिकॉर्ड हो रही थी। हाँ, तुम अब किससे बात कर रही थी? आलोक ने उससे गुस्से में पूछा था। मैं किसी से भी बात करूं, आपसे क्या मतलब? अमीशा ने उसे उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा। लेकिन उसका गुस्सा देख आलोक को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत पुलिस में क्यों की? अमीशा भी आलोक को थोड़ी ऊंची आवाज में ही जवाब दे रही थी। आपकी हरकत से घर वाले सभी परेशान हो गए थे। जो हुआ सो हो चुका है। बेशर्मी की भी हद होती है, पर आपने सबके सामने मुझे जलील कर दिया था। इस बात पर आलोक का गुस्सा एकदम फूट पड़ा था और उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम फिर कभी पुलिस स्टेशन जा सको। और ये कहते हुए आलोक ने अमीशा को तुरंत पकड़ लिया। अमीशा खुद को आलोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आलोक ने उसके मुंह को बंद करके उसे जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। काफी कोशिशें करने पर भी वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। आखिरकार अपनी वासना को शांत करने के बाद आलोक ने अमीशा को छोड़ दिया। आलोक के चंगुल से छूटते ही अमीशा घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर आलोक ने उसे बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। आलोक जो अपने साथ एक लंबा सा चाकू छुपा कर लेकर आया था, उससे एक झटके में उसने अमीशा का गला रेत दिया और फिर वो तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। खून से लथपथ अमीशा एकदम तड़प रही थी और आलोक बुत बना हुआ उसे बड़े ही आराम से देख रहा था। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, अमीशा की माँ भी उसके कमरे में अचानक आ टपकी। बेटी अमीशा की हालत देख कि वो नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ी हुई है और वो भी आलोक पर चिल्लाने लगी। लेकिन आलोक ने लक्ष्मीबाई के मुंह को दबाते हुए और उसके मुंह पर उसके गले पर चाकू फिराते हुए कहा, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। और उसने फिर लक्ष्मीबाई का गला भी एक ही झटके में रेत डाला। उन दोनों को मारने के बाद आधे घंटे तक वो वहीं पर बैठा रहा। न जाने तब उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसके बाद आलोक अपने घर गया। घर जाने के बाद अब यहाँ पर लोग बताते हैं कि अपने ससुराल से निकलने के बाद, अपने घर जाने के बाद आलोक का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था और उसी क्रोध के चलते उसने अपने घर जाते ही सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिर अपने मासूम बेटे साहिल और बेटी परी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरे परिवार की हत्या कर देने के बाद शायद ही आलोक का मन शांत हुआ होगा, लेकिन वो अब एक विक्षिप्त अवस्था में जा चुका था। उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसने एक कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से 1 घंटे के अंदर 5 हत्या और 1 आत्महत्या की वारदात हुई थी। इस घटना की जानकारी लोगों को अगले दिन हुई। 24 तारीख करीब 10 बज चुके थे, लेकिन अब तक आलोक मातूर करके घर का दरवाजा नहीं खुला था। वो देख उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी एकदम हैरान रह चुके थे। तो उसके पड़ोसियों ने उनके घर की डोरबेल बजाकर देखी, दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाई, लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद भी न दरवाजा खुला और ना ही मकान के अंदर से कोई आवाज आई। तब अड़ोस पड़ोस के लोग किसी अनहोनी की शंका से घबरा चुके थे। कुछ लोग मकान के पीछे लगी खिड़की के पास चले गए और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की। वो खिड़की एक धक्के के साथ ही खुल चुकी थी और अंदर का मंजर देखकर लोगों के होश उड़ चुके थे। उनकी आंखों के सामने आलोक का बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने सबसे पहले ये बात उनके मकान मालिक को बताई। जी हाँ, ये आलोक जो जिस मकान में रहा करता था, ये मकान रेंटेड था। जी हाँ, ये किराए पर ही रहा करता था। और वहीं पर कुछ लोगों ने जाकर पास ही के पुलिस स्टेशन में खबर कर दी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये सब हो चुका है। थाने में ड्यूटी पर तैनात एसआई को मामले की डायरी बनाने का आदेश मिला। कुछ वरिष्ठ अधिकारी कुछ समय में ही घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। इस बीच ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर जब मकान में एंटर किया तो ये देखा कि अंदर 3 लाशें जमीन पर खून से सनी हुई पड़ी हुई हैं और जबकि एक पंखे से लटक रही थी। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अपने सहायकों के साथ अभी इस क्राइम सीन का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पास में एक दूसरे हत्याकांड की सूचना मिली। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने दूसरी टीम को दूसरे क्राइम सीन पर भेजा। दोनों घटना स्थल सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे। दूसरा स्थान आलोक का ससुराल था, जहां उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीशा की लाशें पड़ी हुई थी। आलोक के ससुर मतलब कि अमीशा के पिताजी देवीदास ने पुलिस वालों को यह बताया कि सभी हत्याओं के पीछे उसके दामाद
आलोक का ही हाथ है। दोनों घटनास्थल की इन्वेस्टिगेशन कर लाशों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया था। एकमात्र गवाह के तौर पर देवीदास से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। मौके पर बरामद मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आलोक और अमीषा के संबंधों के बीच का खुलासा हो चुका था। फिंगरप्रिंट की जांच से आलोक द्वारा हत्याकांड को दिए इस अंजाम की पुष्टि भी हो चुकी थी। पुलिस ने एक दिन के अंदर ही 5 लोगों की हत्या और एक की आत्महत्या के मामले की गुत्थी को कुछ ही घंटों के अंदर सुलझा लिया था। उन 2 परिवार में अगर कोई बचा था तो वो थे आलोक के ससुर देवीदास। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस रात घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो उस किस्मत का क्या करेंगे जब उन्हें कोई अपना कहने वाला बचा ही नहीं था। ऐसी कहानियां पढ़कर सच में बहुत दुख होता है। हमें अपना घर बसाने में, उसे तिनका संवारने से, उसे जोड़ने में, बच्चों को छोटे से बड़ा करने में बहुत साल लग जाते हैं और बहुत यादें होती हैं और सिर्फ एक बुरी सोच, एक बुरी आदत एक पल में ही सब कुछ बिखेर कर रख देती है। एक खुशहाल जिंदगी एक पल में शमशान कैसे बनती है वो आज की इस स्टोरी में पता चल रहा है। इसीलिए ऐसी स्टोरीज पढ़कर बहुत दुख होता है। अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में भी ऐसे भी कोई लोग हैं जो दुख दर्द से परेशान है या फिर ऐसी गंदी आदतों के लती लग चुके हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए, उनसे बात कीजिए और उनके माइंड को डाइवर्ट कीजिए, उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आग भड़कने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है, लेकिन एक बार अगर आग भड़क जाए तो वो आग अपने साथ कई सारी चीजों को जलाकर रख देती है और बदले की आग तो उससे भी कई गुना ज्यादा बुरी होती है। वो तो ना किसी दोस्त को जानती है, ना किसी माता पिता को, ना बच्चों को, ना वाइफ को, किसी को भी वो नहीं जानती, किसी रिश्तेदार को वो नहीं जानती। तो 11 अक्टूबर 2023 औरत आंगन में कुर्सी डालकर बैठी हुई है और वो अपनी नौकरानी से कह रही है कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाना, मेरे पति का बहुत कुछ बढ़िया खाने का मन है, तुम कड़ी चावल बनाओ और रोटी बनाओ और ध्यान से रोटियों को तुम 16 बनाना क्योंकि आज मेरे पति का कुछ ज्यादा ही खाने का मूड है। और यहाँ पर ये औरत दिखने में जितनी भोली है, जितना आपको इसका चेहरा शरीफ लग रहा है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये इसकी फोटो आ रही होगी, आप खुद देख सकते हैं, लेकिन इसकी सोच बहुत घटिया तरीके की है और बहुत ही शातिर टाइप की महिला है। आप लोग इसकी फोटो देख रहे हैं, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत सीधी सी है, ये क्या कर सकती है, लेकिन नहीं, इसके इरादे जानकर, जो इसने इस वारदात को अंजाम दिया था उसे जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आगरा के राम रघु सोसाइटी में एक बैंक मैनेजर रहा करते थे। उनका नाम था सचिन उपाध्याय। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये सचिन उपाध्याय की ही फोटो है। इनके साथ इनकी बीवी प्रियंका और साथ में 2 बच्चे रहा करते थे, एक बेटा एक छोटी बेटी। दोनों बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अभी बोल नहीं सकते, बहुत ही कम उम्र के हैं, यानी कि 2.5-3 साल के वो बच्चे हैं जिन्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि उनके पिता, अभी तो उन्हें इतनी भी समझ नहीं होगी कि जो इनके माता पिता है, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या नॉर्मल है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं। लाइफ इनकी बहुत बढ़िया चल रही थी। 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी, प्रियंका की और सचिन की। और जब शादी हुई, ये जो प्रियंका के पिताजी हैं, इन्होंने सचिन उपाध्याय को कहा कि देखो मेरी बेटी थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो सोसाइटी में रहना चाहती है, तो तुम एक काम करो, किसी पॉश इलाके में तुम घर ले लो, मेरी बेटी गांव में नहीं रह सकती। अब जब शादी हो रही थी तो दोनों घर वालों के बीच में ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि ठीक है, जो आपकी बेटी है अगर वो गांव में नहीं रहना चाहती, उसे गांव में रहना पसंद नहीं है, तो हम आगरा में कहीं एक फ्लैट या फिर एक घर देख लेते हैं। अब ये जो सचिन उपाध्याय है ये बैंक में मैनेजर के तौर पर काम करते थे, पैसे ठीक ठाक इन्हें मिलते थे, तो इन्होंने आगरा में एक घर ले लिया। अब इनकी फैमिली यहाँ रहा करती थी, धीरे धीरे इनके बच्चे भी हुए। अब इन्हीं सब के दौरान ये जो प्रियंका है, ये थोड़ी सी, ये जो इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर ही लगातार बदलता जा रहा था, चेंज हो रहा था। पहले जो इसके परिवार वाले थे, इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारी बेटी गाँव में नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो प्रियंका है, इससे सचिन को इसके परिवार वालों से भी दूर कर दिया था।
जब भी सचिन अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव जाया करता, परिवार वालों से मिलने के लिए गांव जाता, तो यहाँ प्रियंका एकदम बिफर जाया करती थी। प्रियंका हमेशा उस पर चिल्लाती, उस पर गुस्सा करती, उससे एकदम चिढ़ी सी रहा करती थी। और यहाँ तक प्रियंका ने अपने घर में ही एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया था जहां पर भी सचिन अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता था, उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता था, घर की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकता था। प्रियंका ने इतना ज्यादा यूं कहें कि जो सचिन को उसने एकदम बांध लिया था, उस पर तनाव पैदा कर दिया था, उसे कंट्रोल में रखना चाहती थी। और चाहकर भी सचिन ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ तक कि अपने माँ बाप तक से नहीं मिल पा रहा था। अब लगातार घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, लेकिन प्रियंका ने जो अपना दबदबा था वो सचिन के ऊपर पूरे तरीके से बना रखा था। वो अपने पति पर एक तरीके से लगातार हावी होती जा रही थी। और प्रियंका के लिए रिलेशनशिप, जिस तरीके से इसे अपने पति को पति मानना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, लव जो कि एक कपल होता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी कपल कभी भी खुश रह ही नहीं सकता, उनकी जिंदगी तहस नहस होकर रहती है। और वैसा ही सब कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा था। ये सचिन का साथ नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे फैमिली से मिलने नहीं दे रही। तो आप खुद सोचिए कि वो महिला, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसी सिलसिले में जो सचिन है वो ये सोचता है कि अब मेरे भाई के लिए भी मुझे कुछ करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी मुझे कुछ करना है, मेरी जो आमदनी है, जो इनकम वो ठीक ठाक हो रही है, वो सोचता है क्यों ना एक पेट्रोल पंप खोल लिया जाए। और उसके लिए उसने अपने भाई के नाम पर एक आवेदन दिया। एक बिजनेस है, मैं अपने भाई को करवा देता हूं, उसका भी कुछ खर्चा पानी चल जाएगा। और यहाँ पर जो आवेदन दिया उसने, वो अपने भाई के नाम पर दिया। तो ये बात प्रियंका को एकदम लग चुकी थी, वो चिढ़ चुकी थी। वो लगातार सचिन से लड़ाई झगड़े करने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। और प्रियंका यहीं तक नहीं रुकी, उसने अपने भाई को बुलाया, अपने पिता को बुलाया, और फिर इन तीनों ने मिलकर सचिन को बहुत मारा, बहुत पीटा। और इसके बाद सचिन बहुत उदास हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। वो छुपके छुपाते 11 अक्टूबर की सुबह वो अपने गांव जाता है, अपने पिता से बातचीत करता है, पिता को कहता है कि सारी कहानी बताता है कि मैं एक पेट्रोल पंप खरीदना चाहता था, वो भी अपने छोटे भाई के लिए, ताकि उसके भी कुछ खर्चा पानी वगैरह निकल जाए। मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन प्रियंका को बहुत परेशानी हुई। उसने, उसके भाई ने और उसके पिता ने मिलकर मुझे बहुत मारा। पिता उसे समझाते भी हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हें उसके साथ, उसे समझो, तुम उसके साथ तुम मिलजुल कर रहो, तुम उसकी थोड़ी बातें मानो तभी वो तुम्हारी बातें मानेगी। ऐसा नहीं होता कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहो तो ऐसे घर गृहस्थी नहीं चलती। आपस में तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अब यहाँ सचिन दोबारा वापस अपने घर जाता है। जैसे ही सचिन घर गया, वहां पर पहले से ही प्रियंका, प्रियंका के पिता, प्रियंका का भाई कृष्णा, आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये प्रियंका के पिता की है, और एक साइड जो लड़का बैठा हुआ है ये प्रियंका का भाई है। ये तीनों ही उस घर में मौजूद थे। वहां पर 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये 11 अक्टूबर की रात को ही सीधे जैसे ही सचिन घर में घुसा, ना प्रियंका उससे कुछ पूछती है, वो सीधा उसे कमरे में लेकर जाती है। वहां उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। प्लान के तहत इन्होंने पहले से ही सारा प्लान फिट कर रखा था। प्लान के तहत उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, उसे मारते पीटते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। जब पुलिस वाले इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब पुलिस वालों को यह पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कहीं से किसी ने इसे जलाया है, यानी कि इसे मारने से पहले जलाया भी गया था। उसके शरीर पर जले होने के निशान मौजूद थे। प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से लगातार वार किए गए थे। पूरी तरफ से खून ही खून निकल रहा था। फर्श पर हर जगह खून ही खून बिछा हुआ था। और इसके बाद इसका गला दबा दिया गया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। यानी कि इन तीनों ने मिलकर सचिन उपाध्याय को मौत के घाट उतार दिया था। प्रियंका इस बात से इतनी खफा हो चुकी थी, इतनी ज्यादा नाराज हो चुकी थी, नाराज तो छोड़िए, इतनी ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी कि उसने अपने ही पति को मार डाला, अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर। उसने ये तक नहीं सोचा कि अगर उसके पति ने उसके छोटे भाई के लिए कुछ किया है तो वो कुछ भी गलत नहीं है। अगर उसने पेट्रोल पंप का आवेदन उसके देवर के नाम पर कर दिया तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। वो चाहती तो अपने पति से उसे बिठाकर बातचीत भी कर सकती थी, प्यार से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन उसने प्लान के तहत अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, 11 तारीख की रात को यह मर्डर हुआ। उसके बाद
नौकरानी भी आई थी। वो नौकरानी को कहती है कि तुम खाने में कुछ ऐसा ऐसा बनाओ, आज तुम कढ़ी चावल बनाओ, रोटियां बनाओ, मेरे पति को बहुत ज्यादा खाना है। तो वो नौकरानी बना भी देती है। यानी कि जो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, उस टाइम पर सचिन उपाध्याय की मौत हो चुकी थी, लहूलुहान वो अंदर पड़ा हुआ था। नौकरानी को इस बात का पता नहीं था और ये जो पत्नी प्रियंका थी, ये नौकरानी को अपने पति को मारने के बाद नौकरानी को ये कह रही थी कि ऐसे ऐसे तुम ये सब बनाओ, मेरे पति को बहुत ही ज्यादा आज कुछ भूख लगी है। अब इसे समझ नहीं आता कि ये करे क्या। मर्डर तो हो गया, कि किस तरीके से ये लोगों को बताया जाए। यहाँ 12 अक्टूबर 2023 का दिन आ चुका था। 11 की रात पूरी बीत चुकी थी डेड बॉडी के साथ। अब ये सारे मिलकर घर को साफ करते हैं, खून मिटाते हैं, लाश को जो कपड़े वगैरह थे वो सब हटाया जाता है। सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद, सबूत मिटाने के बाद प्रियंका इस पूरे हत्याकांड को ये एंगल देती है कि जो सचिन है उसने खुद ही अपनी जान ली, ना कि उसे किसी और ने मारा। शाम को 5 बज जाते हैं। 5 बजे के आसपास वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू कर देती है कि सचिन ने ऐसे ऐसा काम कर दिया है, उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, वो इस दुनिया से बहुत परेशान था, इसे ये वाली दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी, वो डिप्रेस्ड हो चुका था। इस तरह की वो कई सारी कहानियां बनाने लगी और धीरे धीरे ये सारी बातें सचिन के घर वालों तक पहुंच जाती हैं। अब जैसे सचिन के घर वालों को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो लोग वहां पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रियंका है वो वहां से भाग चुकी थी। उस घर से वो भाग चुकी थी उसे, ताकि उसके घर वालों को कुछ भी पता ना चले। अब जब पुलिस वाले इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब पुलिस वालों को प्रियंका ये कहती है कि आप देखिए, मेरे पति ने खुद को मार लिया है, उसकी खुद की ही मौत हो गई, हमने कुछ नहीं किया। वो बहुत ज्यादा इस जिंदगी से हताश हो चुका था। उसे ना तो अपने परिवार वाले ना ही मेरे परिवार वाले पसंद आ रहे थे, इसकी अपने खुद के परिवार वालों के साथ बहुत अनबन चल रही थी, इसलिए उसने खुद को मौत के घाट उतार लिया। प्रियंका अपने ससुराल वालों के ऊपर ही आरोप मंड देती है कि इन लोगों की, यानी कि इसके माँ बाप की, अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बन रही थी। अब जब पुलिस वाले ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन करने पर जब पुलिस वाले अपनी पर आए, तब इन्होंने सीसीटीवी देखी। सीसीटीवी में ये देखा कि कोई भी घर के अंदर आया गया ही नहीं है, सिर्फ प्रियंका जो भाई है उसे देखा जाता है सीसीटीवी में, और प्रियंका दिखती है और उसके पिता दिखते हैं। साथ ही ये भी दिखता है कि प्रियंका कई बार पड़ोसियों के घर पर भी गई है। जब और इन्वेस्टिगेशन की गई, तब यह पता चला कि प्रियंका ने अपने पड़ोसी का फोन मांगकर अपने पिता को कई बार कॉल किया, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले कि अगर वो खुद के फोन से कभी भी कॉल करती तो उसका फोन कॉल ट्रेस हो जाता, तो उसके पिता भी पकड़े जाते और ये सारा कुछ खुलासा हो जाता। तो उसने इससे बचने के लिए चालाकी दिखाई और उसने अपने पड़ोसी का फोन यूज किया ताकि वो फंसे नहीं। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब प्रियंका को लगा कि वो फंस सकती है, तब प्रियंका वहां से भाग चुकी थी। तब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पुलिस वालों ने कोई एफआईआर नहीं लिखी थी। पुलिस वाले भी इसे एक तरह से यही मान रही थी कि उस आदमी ने, सचिन उपाध्याय ने, खुद ही अपनी मौत को न्योता दिया, या फिर यूं कहें कि खुद ही उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। ये सारी चीजें जब पुलिस वाले मानकर चल रहे थे, उससे पहले ही प्रियंका फरार हो चुकी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहले बताया जा रहा था सचिन ने खुद को मार लिया है, वो इस दुनिया से परेशान था, तो ये पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि सचिन का तो मर्डर कर दिया गया है, उसे बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं तो पुलिस वालों को बताते हैं कि इसमें कई सारे उसकी बॉडी पर निशान है, मारने पीटने के, उसके प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से मार खाने के निशान है, और तो और ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं कि किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है, या तो गरम सरिये से उस पर वार किया गया है, या प्रेस का दाग है, जो भी है, इस तरीके से कई सारे निशान उन्हें मिले हैं। और अभी जो प्रियंका है वो और उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन जो प्रियंका का भाई कृष्णा है वो पुलिस वालों की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं कि इस पूरे केस का, इस पूरे क्राइम का असली मास्टरमाइंड कौन है, और असल में क्या जो पेट्रोल वाला था झगड़ा था, या फिर वही इतना बड़ा हो चुका था। वो पेट्रोल वाला, मेरा मतलब यह है कि पेट्रोल पंप खुलवाने वाला झगड़ा, सिर्फ उसी के कारण ही ये इतना बड़ा झमेला हुआ, या फिर इसके इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है।
इस केस में एक अहम चीज और निकल कर सामने आई, जो कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आई तो ये पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी कि इसकी हत्या ही की गई है। और अब जब पुलिस वाले इस पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसकी पत्नी प्रियंका का नाम सामने आ चुका है। लेकिन अब जब फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात की गई तो ये कई सारे सवाल सामने आए। इस पूरे केस में आप खुद देखिए कि सचिन का गला किस चीज से घोटा गया था और किसने घोटा। पुलिस वाले अगर ये देख रहे थे कि वहां 3 लोग थे, इसके पिता, उसका भाई और प्रियंका खुद थी, तो ठीक है, लेकिन किस चीज से गला घोटा गया? जब वो उस घर में गए, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सुराग ढूंढ रहे थे, सबूत ढूंढ रहे थे, उन्हें कोई एविडेंस वहां पर नहीं मिल पा रहा था। कौन सी रस्सी थी, कैसे गला दबाया गया था, कुछ नहीं मिला। साथ ही इस पूरे केस में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे उनका ये कहना था कि सचिन के मुंह पर लार मिली है और वो ऐसी है जिससे ये पता लग रहा है कि सचिन जब खड़ा था तब उसका गला दबाया गया है। इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि सचिन की बॉडी पर कई तरह के दाग मिले हैं जिसे उसे जलाया गया था मर्डर से पहले। अब वो सरिये के, प्रेस के, किसी भी चीज के हो सकते हैं या फिर हेयर स्ट्रेटनर जो होता है उससे भी जलाया जा सकता है। पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या थी और साथ ही साथ 2 बच्चे जो घर में मौजूद थे उनसे भी पूरे केस में पुलिस वाले पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सचिन का बेटा है वो बहुत छोटा है, बेटी भी उससे छोटी है। बेटे की उम्र तो 3 साल है, तो वो कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें कुछ समझ नहीं है, वो कुछ बता ही नहीं सकते और उनमें कुछ इतनी समझ ही नहीं है कि पुलिस वाले उनसे कुछ पूछ पाछ कर उनसे कोई कुछ बातचीत कर पाए जिससे इस केस में आगे और वो बढ़ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई अपराधी जघन्य अपराध करता है उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। फिर आप ये सोच सकते हैं कि उस अपराधी ने किस टाइप का क्राइम किया होगा, लेकिन आज की जो स्टोरी है इसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोग देश भर में न्याय अवस्था पर सवाल उठाने लगे थे। आखिरकार ये पूरा केस क्या था, कौन सा केस था, इस स्टोरी में क्या कुछ हुआ था, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। जिस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस केस का नाम है राठी फैमिली केस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहीं पे एक कोथरूड नामक जगह पर शीला विहार कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में हिमांशु अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 6 में 7 से 8 लोगों का एक सुखी परिवार रहा करता था, राठी परिवार। घर में सबसे बड़े या मुखिया थे केसरीमल राठी। बात 1994 की है। पुणे के कर्वे रोड पर इनकी एक मिठाइयों की सबसे बड़ी दुकान थी, सागर स्वीट मार्ट के नाम से। इस दुकान के मुखिया थे केसरीमल राठी और इनके बड़े बेटे संजय राठी। यही दोनों इस स्वीट्स की शॉप को चलाया करते थे। अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी, घर पर भी सभी लोग एकदम ठीक थे, खुशहाल परिवार था, जिंदगी एकदम पटरी पर थी। और एक दिन आया 26 अगस्त 1994 शाम को 6:45 बजे के आसपास संजय राठी अपने बहनोई श्रीकांत नवंदर के साथ दुकान से घर आते हैं। संजय के पास खुद की मोटरसाइकिल बाइक थी, तो इसीलिए ये इसी बाइक से सवार होकर वापस घर आए। आगे ये जीजा साला अपने अपार्टमेंट गए, घर का डोरबेल बजाया, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। डोरबेल को कई बार बजाया गया, दरवाजा खटखटाया भी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर संजय ने ध्यान दिया कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, दरवाजा लॉक्ड है। इसीलिए संजय राठी अपने करीबी पड़ोसी के घर गए। उनके मेन दरवाजे पर चेन लगी हुई थी, उसे हटाकर उनका दरवाजा खटखटाया गया। पड़ोसी मिस्टर खारा दरवाजा खोलते हैं। संजय ने इनसे पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए हैं, आपको क्या चाबी दी है? अक्सर अगर इनके परिवार के लोग कभी भी कहीं पर भी जाया करते तो घर की चाबी इन्हीं पड़ोसी को देकर जाया करते थे। यहाँ पर पड़ोसी ने कहा कि नहीं, हमें कोई चाबी नहीं मिली, वो बताकर भी नहीं गए। अब संजय को यहाँ थोड़ी फिक्र होने लगी, क्योंकि इनकी वाइफ बबीता राठी गर्भवती थी, तो इन्हें ये लगा कि शायद ये कहीं हॉस्पिटल न चले गए हों। जल्दबाजी में इन्होंने किसी को नहीं बताया, जो कि घर पर एक नौकरानी काम किया करती थी, सत्याभामा बाई सुतार। कम से कम उसे तो घर पर होना चाहिए था, वो थोड़ी ना हॉस्पिटल जाएगी। वैसे भी ये यहाँ पर रहा नहीं करती थी, ये सुबह काम करने के लिए यहाँ आया करती थी और शाम को वापस अपने घर चले जाया करती थी। हो सकता है कि ये अपने घर चली गई हो, लेकिन तब तक इस मेड के पति दामू सुतार अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। अब पति घर ले जाने के लिए आया, लेकिन पत्नी यहीं पर होगी। संजय ने पड़ोसी के टेलीफोन यूज किया। सबसे पहले आसपास रहने वाले सभी रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, जहाँ जहाँ पर भी इनका
आना जाना था, लेकिन किसी के घर भी राठी परिवार के औरतें और बच्चे गए ही नहीं थे। इसके बाद संजय ने अपने पिता केसरीमल को कॉल किया, जो कि अपनी दुकान पर थे। हो सकता है कि परिवार वाले दुकान पर गए हो मिठाइयां वगैरह खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ये लोग जाया करते थे। केसरीमल ने भी कहा कि दुकान पर कोई भी घर का मेंबर नहीं आया है, ऊपर से किसी काम के लिए घर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन वो फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। ये सब सुनकर और जानकर संजय की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दरवाजे के बाहर दामाद श्रीकांत और नौकरानी के पति दामू सुतार खड़े हुए थे। संजय अपनी बाइक से वापस दुकान जाता है, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। दुकान पर घर की दूसरी चाबी रखी हुई थी। जल्दी जल्दी में संजय उस चाबी को लेकर घर आए। हिमांशु अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 6 का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलता है, फिर संजय राठी, दामाद श्रीकांत, मेड का पति दामू और पड़ोसी मिस्टर खारा, ये चारों घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही ये घर के अंदर एंटर हुए, सामने का नजारा देखकर इन चारों के होश उड़ चुके थे। चेहरों के रंग बिगड़ चुके थे। ये एकदम बदहवास हो चुके थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करना चाहिए, आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। पूरे फर्श पर रक्त ही रक्त बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे थे। ऐसा लगा कि जैसे पानी की बजाय इस घर की धुलाई रक्त से की गई हो या फिर रक्त की होली खेली गई हो। किचन में नौकरानी सत्यभामा बाई का शव पड़ा हुआ था। बाथरूम में 19 साल की प्रीति राठी, जो कि संजय की बहन थी, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक कमरे में संजय की माँ मीराबाई राठी और प्रतीक 1.5 साल का भांजा ये पड़े हुए थे। माँ बेड पर रक्त में भीगी हुई थी और भांजा जमीन पर पड़ा हुआ था। दूसरे रूम में संजय की बहन और श्रीकांत दामाद की पत्नी हेमलता का शव था और वो प्रतीक इन्हीं का बेटा था। एक और कमरे में संजय की पत्नी बबीता और 2.5 साल का बेटा चिराग था और बबीता प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे पूरे घर में बबीता के पेट में पल रहे बच्चे के साथ 8 लोगों की लाशें थी। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ शोर मचा। आसपास के जितने भी पड़ोसी थे, उनके घर के जो मेन डोर था उस पर चेन लगी हुई थी। पड़ोसी भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। आखिरकार इनके दरवाजे की ये चेन लगाई किसने? इनके दरवाजों की सभी की चेनें खोली गई। उसके बाद ये लोग बाहर आए। घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। एक परिवार में 8 लोगों का मर्डर, ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी थी। 2 पड़ोसियों ने कोथरूड पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेंट लिखवाई कि इस अपार्टमेंट में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, एक बार आप चलकर देखिए। पुलिस वालों को लगा कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा। ये लोग वहां पर गए। सभी ने संजय राठी के घर पर जाने का इशारा किया। पुलिस वाले फ्लैट नंबर 6 में गए। यहाँ पर हर तरफ रक्त की नदी बह रही थी। घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। सारा कुछ तहस नहस कर दिया था। कमरे की अलमारियां खुली हुई थी। पुलिस वालों ने सोचा कि कोई बदमाश लूटपाट करने के लिए आए होंगे। पुलिस वालों ने संजय राठी से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। संजय बिल्कुल बदहवास था। कुछ भी बताने के लायक यह भी बचा ही नहीं था। पुलिस वालों ने अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का और लूटपाट का मुकदमा दर्ज किया। सभी डेड बॉडीज का पंचनामा किया गया। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। जब एक एक करके कई सारी एम्बुलेंसेज आई और 7 डेड बॉडीज को उनमें रखा गया, तो इस नजारे को देखकर हर कोई बेसुध हो चुका था। डेड बॉडीज के हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ टाइम बीता तो संजय यहाँ थोड़ा नॉर्मल हुआ। पुलिस वालों के कहने पर इन्होंने घर को चेक किया कि कितना सामान लूटा गया है। संजय ने घर को चेक करके पुलिस वालों को बताया कि घर से सिर्फ 50,000 रुपए ही गायब है और साथ में ढेर सारे गहने, इसके अलावा कुछ घड़ी जैसा सामान, ये चीजें गायब है। संजय के अनुसार जब ये यहाँ पर आए थे तो घर का दरवाजा लॉक्ड था। इन्होंने दुकान से दूसरी चाबी लाकर दरवाजा खोला था। इसकी पुष्टि पड़ोसी मिस्टर खारा, दामाद और मेड के पति भी करते हैं। पुलिस वालों ने देखा कि घर का मेन दरवाजा एकदम सही सलामत है, कोई खरोच तक नहीं है, यानी कि वो लुटेरे घर में जबरदस्ती तो नहीं आए होंगे। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के अनुसार उन्होंने कोई चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, यानी कि जो कुछ भी हुआ इसके पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ होगा। पुलिस वालों ने संजय की मदद से उनकी लिस्ट बनाना शुरू किया, जो कि घर पर आते जाते थे, उनके जानने वाले जो भी थे या फिर ऐसे लोग जो संजय या फिर इनके परिवार की बिल्कुल नहीं बनती थी। साथ ही साथ संजय की दुकान पर काम करने वाले लड़कों की भी एक लिस्ट तैयार की गई। पुलिस वालों ने जल्दी से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बारी बारी से सबसे पूछताछ की गई। अगले दिन की सुबह संजय ने पुलिस वालों को यह बताया कि 2 से ढाई महीने पहले जून 1994 में हमारी दुकान पर एक लड़का काम करने के लिए आया था, राजू राज पुरोहित। उसने लगभग 2.5 महीने काम किया, फिर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने लगा। फिर हम यहाँ पर ज्यादा सैलरी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने मना कर दिया। इसके बाद वो लड़का नौकरी छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद वो वापिस से अपने किसी दोस्त को लेकर दुकान पर आया और कहा कि आप लोग इसे मेरी जगह पर
नौकरी दे दीजिए। पर राजू के जाते ही हमने किसी और को नौकरी दे दी थी। उसके दोस्त के लिए हमारे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए हमने मना कर दिया। शायद इसी वजह से राजू ने कुछ किया होगा। ऊपर से वो हमारे घर पर भी आता जाता था, सभी लोग उसे जानते थे। घर पर यहाँ मीडिया वाले, अखबार वाले सभी मौजूद थे। उन दिनों सुबह और शाम दोनों टाइम पर अखबार छपा करते थे। इसीलिए कत्ल के अगले दिन यानी कि 27 अगस्त की शाम के अखबार में राजू का नाम एक सस्पेक्ट की तौर पर छप चुका था। पुलिस वाले भी राजू का पता करना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे बॉम्बे विहार नामक एक रेस्टोरेंट या फिर मिठाई की दुकान कह सकते हैं वहां पर। ये लक्ष्मी रोड पर स्थित था। राजू पहले यहीं पर काम किया करता था। यहाँ भी सैलरी बढ़ाने के लिए इसने कहा था, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी तो जून 1994 में उसने नौकरी छोड़ दी। यहीं पर दो लोग और काम किया करते थे, नारायण और जितेंद्र। ये दोनों राजू के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू का पता करते करते पुलिस वालों को पुणे में ही राजू का एक भाई मिला जिसका नाम है कल्याण सिंह। इसके जरिए पुलिस वाले राजू तक आसानी से पहुंच सकते थे। उन दिनों ऐसे मोबाइल फोन्स आम लोगों के पास बिल्कुल नहीं थे कि फटाफट लोकेशन पता कर ली जाए। कल्याण सिंह से ये पता चला कि राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है। अब एक टीम भेजी गई राजस्थान। वहाँ की पुलिस की मदद से पुणे पुलिस राजू के घर तक भी गए, लेकिन राजू वहाँ पर भी नहीं मिला। अब ये ना तो पुणे में अपने भाई के घर मिला और ना ही राजस्थान के गांव में अपने घर में। इसका मतलब कि राजू ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए वो फरार है। हर एक पुलिस वाला अपने दिमाग को यूज कर रहा था। मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया गया था। राजू कुछ ज्यादा चालाक नहीं लग रहा, वो किसी अनजान शहर में जा ही नहीं सकता, उसे यहीं पर ही ढूंढो। आगे घटना के बाद 5 सितंबर 1994 के दिन नारायण जो राजू के साथ काम किया करता था, ये राजस्थान के एक छोटे से इलाके से पकड़ा जाता है। पुलिस वाले इसे पुणे लेकर आए और इससे पूछताछ की गई। ज्यादा देरी बिल्कुल नहीं लगी, ये टूट चुका था। इसने सारी वारदात डिटेल में बताई। नारायण चेतन राम चौधरी और इसके दो दोस्त राजू राज पुरोहित और जितेंद्र गहलोत, इन्हीं तीनों ने मिलकर राठी परिवार में कत्लेआम मचाया था। ये तीनों 26 अगस्त की दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में राठी फैमिली के घर पर पहुंचे थे। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। नारायण के पास एक बड़ा सा चाकू था जो कि राजू पहले यहाँ पर काम कर चुका था, इसीलिए राजू ही सबसे पहले घर में गया। वो दरवाजा सिर्फ उस टाइम पर भीड़ा हुआ था। उस टाइम पर घर की नौकरानी सत्यभामा बाई सूत्र घर की सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी। उसने राजू को घर में प्रवेश करते हुए देखा। ये खुशी से उससे मिलती है, हाल चाल पूछती है। तभी पीछे से नारायण और फिर जितेंद्र घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर जितेंद्र ने घर का दरवाजा अंदर से लॉक्ड कर दिया। फिर ये लोग अपने साथ ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर लेकर आए थे। जब तक नौकरानी की नजर राजू के पीछे पड़ी, तब तक जितेंद्र ने अपने हाथ में लाल मिर्च का पाउडर लिया और नौकरानी के ऊपर फेंक दिया। नौकरानी की आंखें जलने लगी। ये चिल्लाते हुए भागकर घर के लिविंग एरिया में पहुंच गई। आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर्स भी अपने कमरों से निकले और नौकरानी के पास आते हैं। तभी पीछे से ये तीनों निकल कर आए। यहाँ पर जितेंद्र के पास बहुत सारा मिर्च पाउडर था। इन सब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने शोर मचाया ये पाउडर तो तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाएगा और फिर चाकू से मार दिया जाएगा। जो कि घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे, तो अपने बच्चों को बचाने के डर से सभी औरतें शांत रहती हैं। लेकिन संजय राठी की माँ मीराबाई राठी थोड़ा विरोध करने की कोशिश करती हैं। इन्होंने मदद की पुकार भी लगाई, चिल्लाई भी। फिर जितेंद्र और नारायण ने इन्हें काबू किया और कहा शांत रहें तो कीमती सामान लेकर सिर्फ चले जाएंगे, वरना सबको खत्म कर देंगे। मीराबाई से पूछा गया कि आपके पैसे और गहने कहाँ रखे हैं। इन्होंने एक कमरे की ओर इशारा किया। कमरे में अलमारी भी मौजूद थी। इसके बाद जितेंद्र और नारायण मीराबाई को लेकर उस कमरे में गए, लेकिन इससे पहले जितेंद्र ने राजू को मिर्च पैकेट का पाउडर थमा दिया था और कहा कि अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो तो पाउडर इसके ऊपर फेंक देना। इसके बाद दो बदमाश मीराबाई को लेकर एक कमरे में गए, अलमारी को खुलवाया, उसमें से पैसे और गहने लूटे गए। इसके बाद नारायण ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और मीराबाई पर हमला कर दिया। मीराबाई बेड पर गिर चुकी थी, इनकी मौत हो चुकी थी। फिर ये दोनों बाहर आ गए। इसके बाद नारायण संजय राठी की पत्नी बबीता को उनके बेडरूम में लेकर गया। बबीता की गोद में इनका बेटा 2.5 साल का चिराग राठी था। बबीता से उसकी अलमारी खुलवाई गई, वहां से पैसे और गहने लूटे गए। फिर उसी बेडरूम में नारायण ने चाकू से बबीता और उसके लड़के का कत्ल कर दिया। नारायण के कहने पर राजू संजय राठी की छोटी बहन प्रीति को बाथरूम में लेकर गया। वहीं पर वॉशिंग मशीन थी। राजू ने वॉशिंग मशीन के तार को खींचकर तोड़ा और फिर उस तार से प्रीति राठी का गला घोटने लगा। जब राजू को लगा कि प्रीति का खेल खत्म हो गया, फिर ये बाहर आता है। राजू के बाहर निकलते ही प्रीति की आवाज आने लगी। नारायण ने ये सुन लिया और अपना चाकू लेकर बाथरूम में गया। फिर प्रीति का भी काम तमाम कर दिया गया। अब यहाँ नारायण किचन में जाता है, यहाँ की सिंक में अपना चाकू धोने के लिए, क्योंकि इसने अभी तक 3 फीमेल
फीमेल और एक लड़के का कत्ल किया था। तभी नौकरानी राजू से कहती है कि मेरी आंखें जल रही हैं, मेरा मुंह धुलवा दो। इसके बाद राजू इसे किचन में लेकर आता है। वहाँ तो ऑलरेडी नारायण चाकू धो रहा था। फिर नारायण ने चाकू से नौकरानी का भी काम तमाम कर दिया था। जितेंद्र लिविंग रूम में बाकियों को धमका कर रखे हुए था कि मिर्च पाउडर फेंक दूंगा अगर तुम लोग चिल्लाए तो। इसके बाद राजू और नारायण किचन से निकले और संजय राठी की बहन शादीशुदा हेमलता को बेडरूम में लेकर गए। हेमलता के गोद में इसका 1.5 साल का लड़का प्रतीक था। बेडरूम में आकर नारायण ने हेमलता से कहा कि बच्चे को मुझे दे दो। हेमलता ने मना कर दिया और विरोध करने लगी। नारायण ने कहा कि हम बच्चे को बगल वाले कमरे में इसकी नानी के पास लेकर जाएंगे ताकि वो सेफ रहे, अगर नहीं दिया तो हम इसे मार डालेंगे। इससे डरकर हेमलता ने बच्चे को नारायण को सौंप दिया था। तभी पीछे से जितेंद्र भी आ चुका था क्योंकि अभी तक सबका खेल खत्म हो चुका था। घर के सभी मेंबर्स मर चुके थे, सिर्फ हेमलता और इसका बेटा प्रतीक ही बचे थे। नारायण ने बच्चा जितेंद्र को दिया। फिर राजू और जितेंद्र बच्चे को लेकर मीराबाई के रूम में गए। जितेंद्र ने बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दम घुटने लगा। थोड़ी देर में इसका भी केस शांत हो चुका था। फिर इसने प्रतीक को मृत समझकर फर्श पर सुला दिया। इसके बाद ये दोनों राजू और जितेंद्र हेमलता के रूम में गए। आगे नारायण ने हेमलता का भी कत्ल कर दिया। घर के सारे पैसे और गहने इन्होंने निकाल कर सेफली एक जगह पर रख दिए थे। घर में पीठ पर टांगने वाला एक बैग भी था, उसी में सारी चीजें भरी गई और नारायण अपना पैंट चेंज करता है क्योंकि ये पूरा रक्त में भीग चुका था। इसने घर में मौजूद दूसरे कपड़े पहन लिए। जितेंद्र भी अपनी शर्ट चेंज करता है। बाकी रक्त में भीगे हुए कपड़े इन्होंने बैग में ही रख लिए जिसमें इन्होंने लूटपाट का सामान रखा हुआ था। ये लोग घर से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक घर के टेलीफोन की घंटी बज जाती है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखे तो केसीमल राठी ने किसी काम से घर पर कॉल किया था। नारायण ने चाकू से टेलीफोन का वायर भी काट दिया था। टेलीफोन की आवाज से मीराबाई के रूम में पड़ा हुआ वो बच्चा प्रतीक रोने लगता है। इसकी आवाज इन तीनों बदमाशों ने सुन ली। फिर तीनों इस रूम में गए। जितेंद्र ने नारायण का चाकू लिया और प्रतीक का कत्ल कर दिया। फिर तीनों बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकले, जो कि राजू पहले ही यहाँ पर आता जाता था तो ये सारी चीजें ये जानता था। इसने बाहर निकलते वक्त मेन एंट्रेंस पर लगने वाला ताला लगा दिया था और चाबी लेकर ये चला गया। इसके बाद तीनों बिल्डिंग से बाहर निकले। एक चश्मदीद गवाह था विश्वजीत जोशी। इन्होंने इन बदमाशों को कंपाउंड से होते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हुए देख लिया था। तीनों रोड पर एक रिक्शा रुकवाते हैं और इसमें बैठकर ये नागपुर चौवल रोड पर चले जाते हैं। इसके बाद 6:45 बजे के आसपास संजय राठी अपने जीजा श्रीकांत के साथ अपार्टमेंट आए। फिर ये सारी घटना हो चुकी थी। इधर नारायण, जितेंद्र और राजू तीनों उस जगह पर पहुंचे। नारायण ने लूटे हुए सामान से 200 रुपए निकाले और राजू को दिए। बोला कि जाओ तुम शराब और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आओ, पार्टी करेंगे। राजू जाता है और मार्केट से खाने पीने की चीजें लेकर आता है। इधर बैग को वापस से खोला गया। देखता है कि क्या क्या चीज इन्होंने लूटी है। सबसे पहले वो रक्त में भीगे हुए कपड़े निकले जो नारायण और जितेंद्र ने रखे थे। वैसे इन तीनों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से भी सामान लूटे थे। बाकी पैसे और गहने तो इनके पास थे ही। बैग से कैमरा, माउथ ऑर्गन, चाकू, घड़ियां और पैसों की बात करें तो एक एक बंडल करके 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट निकलते हैं। सभी एक एक बंडल थे। राजू ने रिको कंपनी की लेडीज वॉच, माउथ ऑर्गन और कैमरा रख लिया और कुछ नेपाल के सिक्के भी थे। गोल्डन चेन, 3 कंगन और अंगूठी जिसमें एसआर का मार्क था ये जितेंद्र रख लेता है। मंगलसूत्र और एक घड़ी नारायण ने रख ली। आगे नारायण ने राजू से कहा कि जाओ ये कपड़े धो दो। राजू कपड़े लेकर चौल के बाथरूम में गया और ये कपड़े धोने लगा। तभी इसे नारायण के पैंट में एक सोने की अंगूठी मिली। राजू ने पैंट नहीं धोई और अंगूठी को पैंट में ही रखकर दीवार की दीवार में छिपा दिया। ये लोग चौल के सबसे ऊपरी माले पर रहते थे जिसकी छत करकट की थी। शाम को ये लोग शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। इसके बाद ये लोग खुशी से बाहर निकल गए घूमने फिरने के लिए। थोड़ा अंधेरा हुआ तो वापिस ही अपने घर आए। नारायण ने कहा कि मैं चाकू को ठिकाने लगा कर आता हूँ। चौल के पास एक कॉमन शौचालय था। नारायण ने शौचालय के पास ही उस चाकू को फेंक दिया। अब ये दिन बीतते हैं। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। नारायण ने राजू को सुबह सुबह उठाया और मार्केट भेजा, जाओ कि तुम अखबार लेकर आओ। राजू बाजार गया और 2 अखबार खरीद कर लेकर आया। इसमें प्रभात खबर और आज का आनंद ये 2 अखबार थे। नारायण इसे पढ़ता है। इसमें वो राठी परिवार वाली घटना छपी हुई थी, लेकिन इन तीनों में से
किसी का नाम नहीं आया था। इनको तसल्ली हो गई कि अब ये बच चुके हैं। उन दिनों शाम में भी अखबार छपा करते थे। शाम को फिर से नारायण ने राजू को मार्केट भेजा अखबार लेने के लिए। राजू संध्यानंद नामक एक अखबार खरीद कर लेकर आता है। इस अखबार के फ्रंट पेज पर भी राठी परिवार की घटना छपी हुई थी और इसमें सीधे सीधे एक सस्पेक्ट का नाम लिखा हुआ था। वो था राजू राजपुरोहित। ये देखकर तीनों डर चुके थे, अगर एक भी पकड़ा गया तो सबकी पोल खुल जाएगी। अब इनका पुणे छोड़ने का टाइम आ चुका था। ये तीनों इसी टाइम पर अलग अलग होकर अहमदाबाद निकल गए। इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि 21 दिन कौन सी जगह पर मिलेंगे, क्योंकि फोन तो था नहीं कि कॉल करके ये पूछ लेंगे। इससे पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था 29 अगस्त को ये अहमदाबाद में मिले। पैसे आपस में बराबर बांटे, गहने अभी बेचे नहीं। ये तय हुआ कि कुछ महीनों में मामला शांत हो जाएगा, फिर ये गहने बेचेंगे, वरना ये पकड़े जा सकते हैं। फिर थोड़े थोड़े गहने इन्होंने सब में बांट लिए और अलग हो गए। आगे पुलिस वाले 5 सितंबर को नारायण को उसके गांव से पकड़ लेते हैं। इसके जरिए 15 अक्टूबर को राजू और फिर 21 नवंबर को जितेंद्र भी पकड़ा जाता है। तीनों ही राजस्थान के अलग अलग इलाके से पकड़े गए थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 1994 के फरवरी मार्च महीने में राजू राजपुरोहित राजस्थान से निकलकर पुणे शहर आया। इसने जस्ट अभी 11th पास की थी। सोचा कि पुणे जाकर वहीं पढ़ाई करूंगा, वहीं नौकरी करूंगा, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इसका बड़ा भाई कल्याण सिंह भी यहीं पुणे में रहता था। तो राजू पुणे आया और लक्ष्मी रोड पर स्थित बॉम्बे विहार नामक रेस्टोरेंट या फिर दुकान पर नौकरी करने लगा। इसी जगह पर नारायण कुकिंग किया करता था और जितेंद्र काउंटर पर बैठा करता था। ये दोनों भी राजस्थान के ही रहने वाले थे, भाषा वगैरह भी बिल्कुल वहीं की थी। तो इन तीनों में आसानी से दोस्ती हो जाती है। नारायण यवाड़ा के नागपुर चौक में रहा करता था और ये बाकी दोनों भी वहीं रहने लगते हैं। राजू ने 2-2.5 महीने बॉम्बे विहार में नौकरी की। फिर मालिक ने जब सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया तो 8 जून को ये नौकरी छोड़ देता है। फिर ये सागर स्वीट मार्ट में काम करने लगा, जो कि संजय राठी का था। इस दुकान पर काम करने वालों के लिए संजय के घर पर रोटियां बना करती थी, जिससे सभी लोग दोपहर में लंच कर सके। राजू का यह भी काम था कि दोपहर को संजय राठी के घर जाना, वहां से रोटी लेकर आना और दुकान पर आकर ये रोटी खाएंगे। तो हर रोज घर पर आने जाने से राठी फैमिली के लोग भी अब राजू को जानने लगे थे। अगस्त के तीसरे हफ्ते में राजू ने यहाँ से भी जॉब छोड़ दी थी। पता चला कि नारायण ने भी अपना काम धाम छोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद जितेंद्र भी अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब ये तीनों बेरोजगार चौल में रह रहे थे। इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। कैसे भी करके इन्हें पैसे कमाने थे। जितेंद्र ने राजू से कहा कि जहां पर तू पहले काम करते थे वहां मेरी बात करो। राजू अपने दोस्त जितेंद्र की सिफारिश लेकर सागर स्वीट्स गया, पर संजय राठी ने मना कर दिया। तीनों को जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाने थे। इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी बड़े आदमी के घर पर डाका डाला जाए। नारायण सारी साजिश रचता है कि एक ही बारी में बड़ा हाथ मारेंगे और यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। राजू और जितेंद्र भी अब यहाँ मान चुके थे। साजिश तय हुई 24 अगस्त को। टारगेट रखा गया जहाँ पर राजू पहले काम किया करता था, यानी कि सागर स्वीट मार्ट, क्योंकि राजू उनके घर भी आता जाता था। 24 अगस्त को चोरी करना तय हुआ। साथ में नारायण ने यह भी कहा कि जो भी सामने आएगा उसे हम खत्म कर देंगे, वरना हम पकड़े जा सकते हैं। 25 अगस्त को इन्होंने राठी परिवार की दुकान की और घर की रेकी की। देखा कि 1-1.5 से 4 बजे तक रोड पर चहल पहल कब कम होती है, कब ज्यादा होती है। तेज धूप होने की वजह से उस टाइम पर कोई बाहर नहीं निकलता। ये टाइम सही रहेगा। ऊपर से इस टाइम पर घर के सारे आदमी दुकान पर होंगे। अगर रात में चोरी की तो आदमी घर पर होंगे, उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा टाइम चुना गया जब सभी आदमी बाहर हों। नारायण ने कहा कि कत्ल करना पड़ेगा, चाकू चाहिए, पर इनके पास चाकू खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जितेंद्र को याद आया कि इसकी माँ ने इसके पैर में एक चांदी का पतला सा पायल पहनाई थी, जो अभी भी इसने पहन रखी थी। नागपुर चौल के पास एक सुनार की दुकान थी। जितेंद्र चला गया उस चांदी की पायल को बेचने के लिए। सुनार ने इस पायल को खरीदने के लिए जितेंद्र से उसका बिल मांगा, पर जितेंद्र के पास बिल नहीं था। फिर सुनार ने पायल लेने से मना कर दिया। अब जो कि ये इसी पड़ोस में रहा करता था, तो सुनार ने ये सुझाव दिया, अगर तुम्हें इतनी ही पैसों की जरूरत है तो पायल यहीं पर गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। आगे मुझे इतने ही पैसे देके पायल वापिस ले जाना। जितेंद्र को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसे और क्या चाहिए था, इसे तो मेन पैसे ही चाहिए थे। अब पायल के बदले इसे 90 रुपए मिले। 25 अगस्त की शाम को ये एक दुकान पर गए जहां पर बड़े बड़े चाकू रखे हुए थे। नारायण ने एक चाकू पसंद किया और उसे खरीद लिया। 55 रुपए का चाकू था। बाकी जो पैसे मिले उससे लाल मिर्च का पाउडर खरीदा गया। अब 26 अगस्त को इस कत्ल को अंजाम देना था। इस दिन राठी परिवार के घर पर संजय की बहन आई हुई थी, क्योंकि 5 दिन पहले ही रक्षाबंधन था, तो ये रक्षाबंधन पे आ नहीं पाई थी, इसलिए ये बाद में
में आई थी। साथ में जीजा जी और एक भांजा भी था। सुबह 10-11 बजे के आसपास ये आए थे। दोपहर 12 बजे के आसपास संजय दुकान से घर पर आता है अपनी राखी बंधवाने के लिए। राखी बहन ने बांधी, खाना पीना हुआ। इधर 12 बजे राजू और जितेंद्र भी संजय के घर के पास पहुंच चुके थे। रोड पर बाइक खड़ी हुई थी। राजू समझ गया कि अंदर संजय होगा, अभी जाना सही नहीं होगा वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब ये लोग वेट करते हैं, आसपास टहलने के लिए निकल गए। 1 से 1.5 घंटे बाद ये वापिस आए, बाइक वहाँ पर नहीं खड़ी थी। उधर संजय ने घर से निकलते वक्त अपने जीजा से कहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ घर पर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। इसीलिए संजय अपने जीजा के साथ दुकान पर चला गया। इधर ये तीनों लोग सेकंड फ्लोर पर गए। नारायण और जितेंद्र दूसरे माले पर जितने भी फ्लैट्स थे, सबके फ्लैट्स के जो मेन डोर थे उनकी चेन को लॉक कर दिया था, ताकि अगर शोर भी ये लोग सुने तो बाहर ना निकल पाएं। इसके बाद ये सभी राठी परिवार के घर में जाते हैं। आगे आपको पता है कि क्या हुआ था। लूटपाट करने के बाद शाम के टाइम पर जितेंद्र ने उस सुनार से अपनी पायल छुड़ा ली थी। तीनों अरेस्ट हो चुके थे। राजू पुलिस की ओर से सरकारी गवाह बन चुका था। पुलिस वालों ने इसे समझाया कि इसे कत्ल से फांसी से कम की सजा है ही नहीं, अगर इसने इनकी ओर से गवाही दी तो कम सजा होगी। वो कत्ल वाला चाकू भी पुलिस वाले बरामद कर लेते हैं। पुलिस वालों ने एक चार्जशीट रेडी की जिसमें आईपीसी धारा के 302, 342, 120 बी, 392, 297, 449 और 34 धारा लगाई जाती है। पुणे के सेशन कोर्ट में ये केस शुरू हुआ। नारायण चौधरी ने अकेले ही 6 कत्ल किए थे। जितेंद्र ने 1 कत्ल किया था और राजू ने साथ दिया था। फैसले से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में राजू की मृत्यु हो गई। रह गए नारायण और जितेंद्र। फरवरी 1998 में सेशन कोर्ट इन्हें फांसी की सजा सुना देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज हुआ। फिर जुलाई 1999 में यहाँ से भी फांसी की सजा मिलती है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट भी इस फांसी की सजा को बरकरार रखता है। इसके बाद रिव्यू पिटीशन की बारी आई सेशन कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक पिटीशन भेजा गया। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पिटीशन स्वीकार हुई। इसे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, मरते दम तक जेल में ही कैद रहेगा। नारायण ने अपना मर्सी पिटीशन विड्रॉ कर लिया और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भेजा। 2018 में इसको बेल पर बाहर छोड़ा गया क्योंकि इसके पिता की तबीयत खराब थी। जब नारायण बाहर आया फिर जेल पहुंचा तो इसने अपने रिव्यू पिटीशन का फैसला आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन भेज दिया, जिसमें कहा कि ये कत्ल करते टाइम एक माइनर था, इसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। जैसे ये चीज बाहर आई फिर से पूरे देश में ये केस चर्चा का विषय बन चुका था। 1994 में किया गया कत्ल, जिसमें से 6 तो नारायण ने किए थे। अगर प्रेग्नेंट पत्नी बबीता को गिने तो 7 कत्ल होते हैं। उस टाइम पर नारायण एक 12 साल का लड़का था। आखिरकार ये इतने साल चुप क्यों रहा? पुलिस वालों ने इसे 20 से 22 साल का लड़का बताया था उस टाइम पर। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे सेशन कोर्ट में इंक्वायरी बिठाने के लिए कहती है। मई 2019 में रिपोर्ट आई, नारायण उस टाइम पर 12 साल का बच्चा था। इसकी एग्जैक्ट एज 12 साल 6 महीने थी। इंक्वायरी टीम ने नारायण के गांव जाकर पूरी छानबीन की थी। लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे, सारे सर्टिफिकेट्स देखे गए थे, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हुई। सबके हिसाब से नारायण चौधरी 12 साल का निकला। पुलिस वालों ने घटना के टाइम पर मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया था, जिसमें उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं, और ना ही इस बच्चे से इसकी उम्र पूछी गई थी। नारायण जब 2018 में बेल पर बाहर आया तब इसे जुवेनाइल एक्ट के तहत इसके बारे में पता चला। जानकारी के अभाव में इसके ऊपर एडल्ट की तरह ट्रायल हुए। 25-26 साल तक ये जेल में रहा। आगे मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट इसे बरी कर देते हैं। जितेंद्र उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या आपके हिसाब से राठी परिवार को न्याय मिला या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दुनिया में अगर आप लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए जाएं और अगर आपके सर के ऊपर माँ की ममता और बाप का हाथ है ना, तो आप किसी भी मुश्किल घड़ी में हार नहीं मानते, क्योंकि आपको वो हिम्मत मिलती रहती है जो हिम्मत आपको किसी से भी नहीं मिलती। लेकिन उम्मीदों का टूटना क्या होता है, ये सच में आज आपको आज की इस कहानी में सुनने को मिलेगा कि कैसे मतों के भेद से एक रिश्ता खून के खेल में बदल जाता है और एक बाप पूरे 9 महीने इंतजार करने के बाद अपनी बेटी का ही गला घोट देता है। अपनी हाथों की इन्हीं उंगलियों से उसे पकड़कर कभी उसने अपनी बेटी को चलना फिरना सिखाया होगा। आज की कहानी में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप आज की स्टोरी को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आज आप एक ऐसी बदनसीब बेटी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन एक
पिता अपनी ही बेटी को क्यों मार देता है, ये भी आपको मैं पूरी आगे कहानी में बताऊंगा। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से वहां पर भी फॉलो कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय के साथ पिक मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से, जब ठंड के आहोश में एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंधकर एक हो रहा था और झज्जर के सुरेती गांव से निकलकर वो गुड़गांव के सेक्टर 102 में पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने एक सोसाइटी में फ्लैट लिया और अपने सपनों का संसार बनाना शुरू कर रहे थे। लड़के का नाम था संदीप, जो कि गुड़गांव के ही एक क्लब में बाउंसर की जॉब करता है, और वहीं पर एक लड़की है जिसका नाम अंजलि है, जो अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी कर रही थी। और सबसे जरूरी बात जो इन लोगों के बीच में थी, ये दोनों एक ही गांव से थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसका सबूत इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ही शादी करके दिया था। लेकिन लड़की के घर वालों को ये रिश्ता कुछ खास जमा नहीं था, क्योंकि इस सुलझी हुई मोहब्बत की कहानी में जातिवाद का नजरिया छिपा हुआ था। लड़का जो था वो ब्राह्मण था और जो यहाँ पर अंजलि जो लड़की थी वो जाट होती है, और एक जाट की बेटी गैर जाति में जाकर एक ब्राह्मण लड़के से शादी कर लेती है। यही बात उसके परिवार वालों को हजम ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये आखिर में करते क्या हैं? शादी तो यहाँ पर हो चुकी थी और ये लोग गांव से बहुत दूर गुड़गांव जैसे बड़े शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, और इसीलिए लड़की के माँ बाप ने अपने छोटे बेटे को अपनी बेटी के साथ रहने के लिए गुड़गांव में भेज दिया। लड़की का जो भाई था उसका नाम था कुणाल, और वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर पर रहने के लिए चला जाता है। यहाँ पर यह बात मैं आपको बता दूं, जो लड़की का भाई था कुणाल, वो उससे भी 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी शादी उसकी बहन से पहले हो चुकी थी और वो अपनी बहन के घर पर ही रह रहा था। अब वो सब लोग गुड़गांव के एक ही सोसाइटी में एक ही फ्लैट में साथ रहने लगे। 4 लोग, संदीप, अंजलि, अंजलि का भाई और उसकी पत्नी, सब साथ साथ रहने लगे। नया साल आया, कुछ और महीने ऐसे बीते और अगस्त का यहाँ पर वो महीना आ गया जो इन दोनों प्रेमी जोड़े पर कहर बनकर टूटने वाला था। संदीप और अंजलि, खास करके अंजलि, इस बात पर कल्पना भी नहीं कर सकती थी, ये सोच तक नहीं सकती थी कि जो भाई उसके साथ 9 महीने से रह रहा है और जिस पिता के साथ उसने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी गुजारी है, वो उसी के साथ कुछ ऐसा कर देंगे जो कि सबकी समझ से बाहर होगा। हुआ यहाँ पर ये टाइम आया 17 अगस्त का, और ये जो संदीप था, जो अंजलि का पति था, वो अपनी बुआ और बहन के लिए कुछ तोहफे वगैरह लेकर जाता है, क्योंकि ये जो तीज त्योहार यहाँ पर आता है, ये होता है कि मायके से भाई अपनी बहन के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर उनके ससुराल जाता है। ये रीति रिवाज होते हैं जो शायद हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी शायद करते होंगे। और संदीप भी कुछ ऐसा ही अपनी बहन के लिए कर रहा था। वो गुड़गांव से कई दूर अपनी बहन के घर निकल जाता है, अपनी पत्नी अंजलि को घर पर अपने साले और उसकी बीवी के साथ अकेला छोड़कर। एक तरफ से कहें तो अंजलि एकदम अकेली थी, लेकिन उसका भाई भी उसके साथ था, उसकी भाभी भी थी। लेकिन अब यहाँ पर इनकी शादी को 9 महीने गुजर चुके थे, तो संदीप के मन में कुछ ऐसी फिक्र नहीं थी कि अब भी उनकी शादी को लेकर कुछ तनाव बचा हो। इसीलिए वो बेफिक्र होकर अपनी पत्नी को छोड़कर अपने फ्लैट पर वो निकल जाता है अपनी बहन के घर। सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी अचानक दोपहर के 1 बजे संदीप को एक कॉल आती है, और कॉल पर जो शख्स था, उस शख्स ने जो चीज उसे बताई, उससे संदीप की हालत ऐसी हो चुकी थी, उसके पांव तले जमीन ही खिसक चुकी थी। और उसी के गांव से सुरहती से उसके एक दोस्त ने उसे कॉल किया था। उसके दोस्त ने यह कहा कि अंजलि की मौत हो चुकी है और उसके गांव वाले उसका अंतिम क्रियाक्रम कर रहे हैं, यानी कि उसे लास्ट जो मुखाग्नि कहते हैं वो दे रहे हैं, और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे ही ये सारी बातें उस संदीप ने सुनी तो उसके एकदम होश ही उड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि को मैं अभी सुबह तो अपने फ्लैट पर एकदम सही सलामत छोड़कर आया था, एकदम अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया। और अभी तक 24 घंटे भी नहीं, 24 क्या 12 घंटे भी नहीं बीते थे, इतने में ही उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये कुछ सारी चीजें उसके दिमाग से बाहर हो रही थी। उसे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। और यही बात सोचते सोचते उसके मन में एक शक और जरूर था, इसीलिए वो वहां से जल्दी जल्दी में निकला और गुड़गांव में सेक्टर 102 में
उसकी सोसाइटी में जो फ्लैट था वो वहां पर पहुंचा। और जब वो अपने फ्लैट में पहुंचा तो देखा कि उसका फ्लैट तो बंद है और उसके फ्लैट के गेट पर तो लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो उसका शक था वो यकीन में बदल चुका था और ये तुरंत यहाँ से निकला पुलिस स्टेशन के लिए वो निकला और वहां पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर तुरंत एक शिकायत दर्ज करवाई गई। उसने अपने ऊपर जो भी सब कुछ बीता था वो पूरी बात पुलिस वालों को डिटेल में बताई, शादी से लेकर अब तक की बात, और जो भी कुछ उसे अपनी पत्नी के बारे में पता चलता है वो सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले भी जो मामला था, जो शिकायत थी, वो दर्ज कर लेते हैं और फुर्ती से उस पर कार्रवाई करनी स्टार्ट कर देते हैं और तीनों आरोपियों को धर दबोचते हैं। अब ये तीनों आरोपी कौन थे इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूं। यहाँ पर पुलिस वालों को ज्यादा इन आरोपियों को पकड़ने में मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में ही जो वो तीनों आरोपी थे उन्होंने सच उगल दिया था। एक ही बारी में उन्होंने बता दिया कि हाँ जी, हमने ऐसे ऐसे अंजलि को मार दिया है, इस कारण मारा था। और ये अब मैं आपको बताता हूँ तीनों आरोपी कौन थे। ये तीनों आरोपी थे अंजलि की माँ, अंजलि का भाई और अंजलि के पिता। जी हाँ, अंजलि के परिवार ने ही अंजलि को इस दुनिया से निपटा दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था यह भी अभी आपको आगे पता चलेगा। पुलिस वालों ने जैसे इन सबसे पूछा कि आप लोगों ने अंजलि को क्यों मारा, इसके पीछे वजह क्या थी, तो उन लोगों ने तुरंत एक ही बारी में सारी कहानी डिटेल में सुना दी। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने ही अंजलि का मर्डर किया है। अब यहाँ पर जो संदीप का प्यार था अंजलि, वो इस दुनिया में तो नहीं रही और उसकी जान जाने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि वो भाई ही था जिसको इसने अपने घर में अंजलि ने 9 महीने से रखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर अंजलि की हत्या की जो साजिश थी वो कुछ अचानक में नहीं हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और उसकी हाथापाई में हत्या कर दी गई हो। ये प्लानिंग उसके मर्डर की जो थी, उसने 9 महीने से ही वो सारी प्लानिंग चल रही थी, जब अंजलि ने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर संदीप से शादी कर ली थी। अंजलि के पिता कुलदीप और मां रिंकी ने कुणाल को इसीलिए ही अपनी बेटी के पास रहने के लिए भेजा था कि ताकि वो उसकी जासूसी कर सके, कब उसे मौका मिले और वो अपने परिवार वालों को बताएगा और वो इस कांड को रच देंगे। अंजलि को मारने का इसके परिवार का मेन मोटिव ही यही था कि जो उनके नजर में अंजलि ने गैर जाति वाले लड़के से शादी की थी तो वो वापस हासिल कैसे कर सके, मतलब कि जो उनकी इज्जत दांव पर लग चुकी थी वो हासिल कैसे करें। और लगभग 9 महीने बाद जाकर कुणाल को ये लगा कि जीजा जिया तो अब घर पर है नहीं और उसकी पत्नी भी अब अपनी निजी कंपनी में जॉब पर गई हुई है, घर पर उसके सिवा कोई और है नहीं, दीदी बिल्कुल घर पर अकेली है। तो यही वो टाइम है कि उसने फोन करके अपने माँ बाप को गुड़गांव बुलाया और जो महीनों से मन में एक भड़ास उसके पेरेंट्स के भरी हुई थी कि हमारी बेटी ने कहीं और जाति में जाकर शादी कर ली है, उसका बदला अब लिया जाए। इसीलिए कुणाल अपने माता पिता को कॉल कर देता है वहीं फ्लैट से ही कि यही वो मौका है, आप लोग आ जाइए, जिस मौके की तलाश हम 9 महीने से कर रहे हैं वो आज जाकर खत्म हुई है। तो उसके माता पिता भी किसी और की कार लेकर तुरंत गुड़गांव के उस फ्लैट में पहुंचे जहां अंजलि रह रही थी। और अंजलि देखती है कि उसके माता पिता आए हैं तो शायद उसके चेहरे पर ये मुस्कान आ गई होगी कि पहली बार उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आए हैं, शायद वो मान चुके हैं, शायद उसने पांव छू के आशीर्वाद भी लिया होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके माता पिता तो उससे मिलने के लिए या फिर उसकी जान लेने के लिए आए हैं, उस झूठी शान के बिगड़ जाने का बदला लेने आए हैं जो अंजलि ने उसके माता पिता के नजरों में खराब कर दी थी। और जिस चीज की अंजलि को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मेरे माता पिता मेरे बारे में और ये समाज के बारे में, इस तरह की इज्जत के बारे में सोचते हैं। अब आगे इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अपने ही लोग उसके जान के दुश्मन बन चुके थे। यहाँ पर होता यह है, जो अंजलि की मां रिंकी थी और उसका भाई जो कुणाल था वो अंजलि के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अंजलि की मां अंजलि का हाथ पकड़ लेती हैं और उसका भाई उसका पांव पकड़ लेता है और पिता अपने दोनों हाथों से अपनी ही बेटी का गला दबा देते हैं और अंजलि ऐसे ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। और वो अपनी फूल सी बच्ची को सिर्फ इसीलिए मार रहे थे क्योंकि उसकी जाट बेटी ने एक ब्राह्मण से शादी कर ली थी उनके मर्जी के खिलाफ। अब यहाँ पर उन लोगों ने अपनी बेटी को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि जल्दी जल्दी में उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। गांव में, अपने सुहेती गांव में ये बताया कि बेटी की मौत हार्ट अटैक से हो गई है और
सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी में अपनी बेटी का अंतिम संस्कार ही कर डाला। अंतिम संस्कार तो वो असल में इसीलिए कर रहे थे ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी ना मिल सके कि वो सारा इल्जाम जो ये इन्होंने एक मर्डर किया है वो इस परिवार के ऊपर आ जाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन सच किसी के छुपाने से नहीं छुपता। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि सच हमेशा किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज से सामने आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संदीप को शक तो था ही, उसने तुरंत पुलिस वालों को अपनी बीवी की हत्या के बारे में एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी और अंततः जाकर वो सभी जो दोषी थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब ये लोग पुलिस वालों की कस्टडी में हैं और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर ही लिया था और इनके ऊपर अभी कार्रवाई चलेगी। कुल मिलाकर जो आज की ये कहानी थी, इसे सुनने के बाद कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि झूठे आन बान शान में कुछ नहीं रखा। उम्मीद है इस केस में प्यार को न्याय ही मिलेगा और जातिवाद का जो ये जहर है ये हार जाए। इस केस में जो खास बात और थी कि ये सब कुछ एक ऐसे शहर में होता है जो कि मतलब कि भारत का सबसे चमक दमक वाला शहर माना जाता है, जिसका नाम है गुड़गांव गुरुग्राम। ये शहर वहाँ है जहाँ देश की राजधानी यानी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर पर ये शहर बसता है। यहाँ पर एक ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी ही बेटी को पहले तो चलाएगा, उसे खिलाएगा, उसे बड़ा करेगा, उसे पढ़ाएगा लिखाएगा और उसे एंड में मार देगा। किस लिए? सिर्फ जाति विवाद की चलते। और ये कहते हैं ना कि प्यार और जंग में तो सब जायज होता है, और अगर जायज है तो ये सब कुछ सही है। लेकिन मेरे नजरिए से अगर मैं कहूं तो प्यार जायज होना चाहिए, क्योंकि जंग में तो कुछ नहीं रखा। जंग में तो सिर्फ नुकसान होता है, अपने ही अपनों को काट डालते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है, वो भी उम्र कैद के लिए तो सड़ते रहते हैं या फिर उन्हें भी कानून के द्वारा लटका दिया जाता है। असल कहानी तो सिर्फ ये थी कि आप लोगों को समझना होगा कि जातिवाद में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, इज्जत हर किसी को प्यारी होती है, इज्जत मुझे भी प्यारी है, इज्जत आपको भी प्यारी होगी, इज्जत उन्हें भी प्यारी थी। लेकिन अब यहाँ पर शादी हो चुकी थी, एक लड़की अपना घर बसा चुकी थी। अब क्या ही किया जा सकता है। आप लोग सामने वाले को देखकर चलोगे कि पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो आप कभी भी इस दुनिया में नहीं जी सकते। आप सामने वाले की तो हम बात ही क्या करें, हम खुद भी खुलकर ही नहीं जी सकते अगर समाज को देखकर, उनकी बातों को देखकर हम लोग चलेंगे तो। जैसा अभी इस केस में हुआ कि अंजलि के माता पिता ने अपने जातिवाद की जंग में जीत हासिल करने के चक्कर में अपनी ही बेटी को इस दुनिया से खत्म कर दिया। झूठी शान बान में कुछ नहीं रखा। अब इनके ऊपर क्या बीतेगी इन्हें असल में तो अब पता चलेगा कि हमने सही किया या फिर गलत किया। सच में लोग कहते हैं कि दुनिया तो चांद पर जा पहुंची है, हमें भी अब आगे बढ़ने की जरूरत है। जातिवाद, धर्म, इन चीजों से ऊपर बढ़कर सोचो, ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए, प्यार को वजूद देना चाहिए। अगर लड़की कहती है जी हाँ जी ठीक है, मुझे इससे शादी करनी है, मैं इसी के साथ खुश रहूंगी हमेशा, चाहे वो गरीब है अमीर है। लेकिन अगला, अब आप ये चीज सोचिए, अगर लड़का गरीब है तो भूखा ना तो वो मरेगा, ना वो जो अपने घर एक लड़की लेकर आएगा अपनी पत्नी बनाकर, ना वो उसे मरने देगा। वो हर जद्दोजहद कोशिश करेगा कि मैं अपने परिवार वालों को सबसे पहले देखूं। तो बस ये थी आज की पूरी कहानी अंजलि की। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मिसेस शाहिदा रशीद को, कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।